विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा ऑर्गेनिक किचन माइक्रोग्रेन्स मेक माई फ्रेंड मेक माई गार्डन वेबिनार में पधारे सभी स्वजनों को मैं प्रदेश सचिव सुषमा बंग वंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। भारतीय संस्कृति में जीव, जंतु, वृक्ष, वनस्पति आदि के साथ आत्मीय संबंध जोड़ने की समृद्ध परंपरा है। नागपंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे इस जुड़ाव का प्रतीक है। इस खास मौके पर आप सभी को नागपंचमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 जुलाई से निरंतर चले आ रहे ऑनलाइन कार्यक्रम में हमने सभा, सेवाधारा ट्रस्ट, नारी संदेश तथा 10 समितियों के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग पर कार्यक्रम रखे, जिसमें प्रभारी प्रमुख, प्रभारी संयोजिकाओं द्वारा सुंदर कार्यक्रम रखे गए। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन का लाभ बहनों को मिला। विभिन्न बहुउपयोगी विषय पर मार्गदर्शन रखे थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मेक माई गार्डन इस विषय पर वेबिनार का आयोजन रखा है। घर में गार्डन बनाने का सपना अक्सर बहनों का होता है, लेकिन जानकारी की कमी से ये सपना पूरा नहीं हो पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज इस बहुमूल्य वेबिनार का आयोजन हमने किया है, जिसमें मुंबई के मेक माई गार्डन के फाउंडर सीईओ मेघा जी सरकार, डायरेक्टर चेतना जी भूतड़ा तथा कृष्णा जी लड्ढा हमारे बीच उपस्थित है। आप तीनों का हमारे प्रदेश में स्नेहपूर्ण स्वागत है। मध्यांचल संयुक्त मंत्राणी उषा जी करवा, प्रदेश अध्यक्षा भारती जी राठी, साथ ही विदर्भ प्रदेश युवा संगठन के अध्यक्ष हिमांशु जी चांडक तथा सचिव प्रवीण जी कलंत्री हमारे बीच उपस्थित है। आपका इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पूर्व अध्यक्षाएं डॉक्टर तारा जी माहेश्वरी, आशा जी लड्ढा, मीना जी सावल, ज्योति जी बाहेती, जिला अध्यक्षाएं, सचिव तथा उपस्थित बहनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना से।
समोसा थोडी रेंज कमी जास्त राहिली. अपन ने बोल बहुत जिन्होंने बोला सुंदर प्रस्तुति महेश वंदना की। दवाई पधारे हुए सभी अतिथियों के लिए रूपाजी चांडक नागपुर की मधुर आवाज में सभी का स्वागत करते हुए प्रस्तुत है स्वागत गीत। सभी स्नेहीजनों का नागपुर से रूपा चांडक का सादर जय श्री कृष्ण। आज पधारे अतिथि गण सब करते हैं हम अभिनंदन। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। आज पधारे अतिथि गण सब करते हैं हम अभिनंदन। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। मन की वीणा गुंजित ऐसे गाए कोकिल होके मगन। मन की वीणा गुंजित ऐसे गाए कोकिल होके मगन। मंगल में ये टाकून जाईल का अंदर आवाज मामा से महके चमन। पुष्प सुमन से महके चमन। अतिथि गण सब आप पधारे धन्य हुआ है ये आंगन। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। धरती गाए अंबर गाए गीत खुशी के होके मगन। धरती गाए अंबर गाए गीत खुशी के होके मगन। पपिहा पिहु पिहु तान सुनाए झूम उठाए अंतर मन। झूम उठाए अंतर मन। रस रंग घोले आपका आना स्वागत में करें कौन जतन। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। आज पधारे अतिथि गण सब करते हैं हम अभिनंदन। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। कैसी पावन घड़िए सुहावन स्वागतम शुभ स्वागतम। धन्यवाद। नया सत्र शुरू होते ही लॉकडाउन, पर इससे हार न मानते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का तथा प्रतियोगिताओं का बखूबी ऑनलाइन आयोजन करने वाले विदर्भ प्रदेश
युवा संगठन के एनर्जेटिक अध्यक्ष हिमांशु जी चांडक आज हमारे बीच उपस्थित है। आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने मनोगत सबके समक्ष रखें। हिमांशु जी। धन्यवाद सुषमा भाभी। मैं पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन द्वारा लॉकडाउन में जहां महिलाओं का काम डबल हो गया था, इसके बाद भी चाहे महेश नवमी में प्रकल्पों का आयोजन हो या जितनी भी समितियों का गठन किया गया, उन्हें जवाबदारी देके उनके द्वारा प्रकल्पों का आयोजन कराना। जैसे कि मुझे पता चले 2 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आप निरंतर कुछ ना कुछ आयोजन कर रहे हैं, हर समिति के प्रमुख को इस आयोजन का मौका दे रहे हैं, तो वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं आपको और भारती जी दोनों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। भाइयों को एक अच्छी सोच, जहां बहनों को जोड़ भी रहे हैं और कुछ नया नया सिखाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आज का विषय किचन गार्डनिंग बहुत ही सुंदर विषय है और प्रकल्प है, क्योंकि हम पर्यावरण के ग्रीनरी की हरदम बात करते हैं, पर पर्यावरण ग्रीनरी में हम सिर्फ झाड़ लगाना और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, पर हम उसे अपने घर में भी कैसे जगह दे सकते हैं और कैसे ग्रीनरी को और बढ़ाया जा सकता है। इस विषय को जो आपने सोचा और सभी के समक्ष लाया, उसके लिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई एवं नाग पंचमी और तीज की आपको बहुत बहुत बधाई। जय महेश। धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी। धन्यवाद। धन्यवाद। हर कार्य के लिए सदैव तत्पर ऐसे विदर्भ प्रदेश सचिव प्रवीण जी कलंत्री हमारे बीच उपस्थित है। निवेदन कि आप जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज पहुंच रही है आपका? हाँ जी हाँ। बहुत धन्यवाद आंटी। जय श्री कृष्ण। जय उमा महेश। आदरणीय सभी माताएं और भगिनी को विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से मैं नमन करता हूं। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से बढ़ चढ़कर होने वाली सभी प्रकल्प संपूर्ण प्रदेश से सभी महिलाओं को जोड़कर कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। आपकी जो निरंतर अच्छी गतिविधियां द्वारा सभी को माला में पिरोने का कार्य ही संगठन का परिचय दे रहा है। आज आप द्वारा आयोजित मेक माय गार्डन वेबिनार के लिए आप सभी को विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपको तीज की एवं आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयां एवं इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अंत में विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के लिए कहना चाहूंगा कि देखे है कई संगठनों की उड़ान को, पर आपकी उड़ान कुछ खास है। मिल जाते हैं कहीं मुकाम संगठनों में, पर आपकी मेहनत कुछ खास है। मेहनत कुछ खास है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण महेश। धन्यवाद प्रवीण जी। धन्यवाद प्रवीण जी। पर्यावरण क्वीन अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन महाराष्ट्र प्रदेश से नियुक्त की गई पर्यावरण क्वीन तथा तेजस्विनी महिला मंच द्वारा क्या हुआ सुषमा जी? हाँ, आवाज ही नहीं हो रहा था। ओके, स्टार्ट करो ना। माधुरी, हमारी उपाध्यक्षा माधुरी जी मोदी, उनसे नम्र निवेदन है कि वे आगे का कार्यभार संभाल लें। आवाज बहुत आ रही है भाभी, वहां से सबको म्यूट करवाए। जय श्री कृष्ण। पर्यावरण क्वीन एवं द रियल नेचर लवर का अवार्ड
मुझे पत्तियों के ऊपर खाद बनाने हेतु मिला था। हमने लगभग 30 से 35 बोरियों से खाद तैयार करी और उसी दौरान कुछ बोरी सूखी पत्तियों से मिट्टी मिलाकर, खाद मिलाकर मैंने कुछ पौधे लगाए और इस ग्रो बैग में लगाया क्योंकि टेरेस गार्डन है। मुझे लगता था कि मिट्टी अगर हल्की रखनी चाहिए। आज लगभग 2 महीने हो गए हैं और इसमें देखिए फल आ गए। ये देखिए, ये इसमें फल लग गए हैं और ये देखिए, ये ककड़ी यहाँ पे, ये मैंने ककड़ी का करके लेके आई थी ये सीड्स थाईलैंड से और इसमें निकले इस तरह का ये मस्क मेलन निकला। ये देखिए ये, और यहाँ दिखाती हूँ मैं, आइए। ये देखिए एक और ये निकला है मेरे यहाँ, ये भी ककड़ी के सीड्स में से निकला। कुछ खरबूजा, तरबूज या हमारा जो काचर होता है ना, उस टाइप का फ्रूट है ये। और ये देखिए एक और इस टाइप के मस्क मेलन निकल गए। मुझे इतनी खुशी हो रही है इनको देखकर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सिर्फ मेरे 2 महीनों की मेहनत का ये परिणाम है। तो मुझे समझ में आया कि मैं तो बहुत ही बिगनर हूँ, अभी नई नई शुरुआत करी है। मुझे समझ में आया कि प्रकृति के नजदीक जाने के लिए प्रकृति को खुद के करीब लाना होता है। इन बेलों को, इन फलों को देखने के लिए कि हर दिन कितने बड़े हुए, बड़ा उत्साह होता है। हर दिन उमंग होती है कि जाकर जल्दी देखूं कि बेल कहाँ तक बढ़ गई है। यानी प्रकृति हमें निस्वार्थ देना तो सिखाती है, खुशियों को बढ़ाती भी है। यह एहसास इसके साथ जुड़ने पर ही हमें होता है। प्रकृति सिर्फ ये नहीं, हम इन पेड़ पौधों से अपने घर के कोनों को सजा सकते हैं। ये देखिए, मैंने सिर्फ पौधों से सजा के रखा है, तो घर का कोना भी फूलों से नहीं, पत्तियों से भी सजाया जा सकता है। एक न्यूज पढ़ी थी कि लॉकडाउन के दौरान कुछ बच्चों को ग्रीन हर्ब्स लगाना सिखाया गया, यानी कि जैसे धनिया, पुदीना, ये सब लगाना सिखाया गया। और उसके बाद में वो बच्चे अपने आप, जब उनको खाने में दिया गया धनिया वगैरह, तो वो आराम से खा लिए बिना ना नुक्कर किए। इसलिए हमें मालूम पड़ता है कि जब हम प्रकृति के करीब जाते हैं तो उससे हमें प्रेम होने लग जाता है। आइए उन जरियों को तलाशें जिनसे प्रकृति का एहसास मिले और सेहत दे। रसोई की बगिया को महकाएं, फिर देखिए कि कल कैसे ये आज लगाए हमारे पौधे, कल कैसे हमारे मुहाफिज बन जाते हैं। प्रकृति हमें सुख ही नहीं देती, आरोग्य भी देती है। तरोताजा हवा, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की ओर एक कदम बढ़ाता हुआ विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन, मैं भारती जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस मेक माई गार्डन इस टीम का पूरा परिचय देवें और उन्हें आमंत्रित करें इस प्रोजेक्ट के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी। जय उमापति महेश। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के ग्राम विकास एवं आपदा निवारण समिति तथा महिला उत्थान एवं सशक्तिकरण समिति एवं मेक माय गार्डन, इनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप आज यहाँ अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई है विदर्भ प्रादेशिक युवा संगठन के अध्यक्ष, कर्मठ अध्यक्ष श्री हिमांशु जी चांडक एवं अति उत्साही सचिव श्री प्रवीण जी कलंत्री। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। प्रदेश के सभी पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर सुधा जी, डॉक्टर तारा जी, आशा जी, मीना जी, ज्योति जी एवं उषा जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, सचिव एवं इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी सखिया तथा बंधुगण, सादर जय महेश एवं जय श्री कृष्ण। ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग एंड माइक्रो ग्रीन्स के इस वेबिनार को साकार रूप देने जा रहे मेक माय गार्डन की टीम का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। मेक माय गार्डन के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं आप लोगों को।
Make My Garden is a landscape design and garden setup and maintenance company which provides various related services and technical solutions. Make My Garden has a beautiful garden center spread over 1 acre area in midst of Mira Bhayandar city with a blend of 7 wonders around the world. A must visit newly developed place in Mumbai. The founder directors of Make My Garden are Mr. Ashish Bhutada, Mr. Vinod Lahoti, Mr. Krishna Kabra, Mrs. Megha Ladha Sarkar, Mr. Mayur Tapadia, Mrs. Chetna Bhutada, and our well-known Bollywood actor, Mr. Sunil Shetty too. Our today's speakers are Shri Krishnaji Kabra, and second speaker is Meghaji Ladha Sarkar, and third one is Mrs. चेतनाजी भुतड़ा. तो मैं आप लोगों को रूबरू कराने जा रही हूँ अपने तीनों भी स्पीकर से. तो सबसे पहले आपके सामने मैं परिचित कराने जा रही हूँ श्री कृष्णाजी काबरा इन्हें. Krishnaji is chartered accountant plus co-founder and director of Make My Garden and head of customer experience and excellence in Orange France Telecom technology experts. He is a passionate farmer and well-traveled in more than 60 countries. He is big investor in startups in agriculture and technology sector. बहुत सुंदर वर्क है कृष्णा जी का. उसके बाद हमारे our second speaker is Meghaji Ladha Sarkar. Meghaji is an architect by profession with 24 years of industrial practice in agricultural and interior designing. Also guest faculty to various agricultural institutes and guide as a professor to various agricultural students. Meghaji has immense passion for gardening, made her landscape designer and led to formation of Make My Garden along with other directors. And our third speaker is Mrs. Chetnaji Bhutada, co-founder, director of Make My Garden. She leads marketing and design division for Make My Garden. She is a postgraduate in VLSI design. She has worked in USA. She has 17 plus years of experience in VLSI chip design. She is a passionate gardener and also a self-taught painter, artist, and a trained classical dancer in Bharatanatyam and Kuchipudi, and is now pursuing Kathak for last 4 years. She wants to bring much required organized and structured approach, innovation, creativity, and growth into the field of gardening. She creating health, happiness, and harmony for urban residents. आप लोगों के जो कार्य को देखते हुए, आप पूरे मेक माय गार्डन की पूरी टीम के कार्य को देखते हुए हम प्रदेश की ओर से आपके लिए यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्र जगे, मानव जगे, जगे आत्मविश्वास, गली गली, घर घर भरे नूतन दिव्य प्रकाश. देह भाव से दूर हो, कर ले आत्मविचार, देह दीप साधन, साध्य बने साकार, आप साध्य बने साकार. I would like to hand over the virtual mic to Krishna ji and team for the webinar on organic kitchen gardening and microgreens. Thank you very much. Krishna ji, आप सादर आमंत्रित है. Over to Krishna ji. टीम की तरफ से यह हमारा पहला सेशन, जिसके अंदर में हम, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से, इवन अभी थोड़ी देर पहले माधुरी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि कैसे हम अपने खुद के किचन गार्डन के अंदर, खुद के छोटे रूफ, खुद बालकनी के अंदर में हम अपने छोटे से बड़े से जो भी स्पेसेस अवेलेबल है उसके अंदर में किस तरीके से हम किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग फल लगा सकते हैं. और वो जैविक तरीके से लगाने से, जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, लगाने से उसके स्वाद में कितना बड़ा फर्क पड़ता है.
बहुत ही सुंदर तरीके से माधुरी जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को, जिन्होंने बहुत समय निकाल के और बहुत सही वेबिनार अटेंड करने के लिए ये समय निकाला है। क्योंकि इसके अंदर में न तो ये वेबिनार सिर्फ आपको किचन गार्डनिंग कैसे करते हैं या किचन गार्डनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बट उसी के साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बहुत सुंदर सरल और तरीके से आप अपने आप को इसमें मेंटेन कर सकते हो, और क्या कितनी सारी चीजें हैं जो आप खुद अपने इसमें ग्रो कर सकते हैं। गार्डनिंग के अलावा, गार्डनिंग में से पौधे लगाने से नहीं, प्रकृति का प्यार देने से नहीं, उसके अलावा हमारे दैनिक जीवन, हमारे शारीरिक में, तो हम शुरुआत में आपको लेके जाएंगे। जैसे अभी मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, आर्किटेक्ट होने के साथ साथ घर सबका बनाया है, इंटीरियर सबका किया है, लेकिन उसमें जान तभी आती है जब उसके अंदर छोटी सी बालकनी, छोटे से टेरेस, सामने का आंगन में जब वो हरा भरा होता है, घर के अंदर में हरियाली होती है, तो उसके अंदर में वो पूरे घर चलते हैं कि गार्डनिंग जो है वो किस तरीके से हमारे रोज की तरह जो हम किचन गार्डन लगाते हैं और क्या क्या नहीं लगा सकते, उसको करने से हमारे क्या क्या हमारे स्वभाव में, हमारे कल्चर में हमारे क्या फर्क पड़ सकता है, एक छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगी। उसी के साथ साथ में मैं एक स्मॉल पीपीटी में बताऊंगी कि अलग अलग जगह पे आप किस तरीके से गार्डनिंग डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको कि गार्डनिंग चालू करने के पहले, किचन गार्डनिंग चालू करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसका 4th स्टेप आएगा, हम आपको एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं किचन गार्डनिंग, उसको कैसे लगाए हैं, कैसे आपके खुद के बालकनी में कितने अच्छे तरीके से आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और उन चीजों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है। चेतना जी जो है बेंगलोर से, वो आपको बहुत स्पेशल और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसके बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ माइक्रो ग्रीन्स जो हमारे आज सबको ये नाम काफी अच्छे से पता चल गया है कि कैसे उस अपने घर के अंदर में आप माइक्रो ग्रीन्स लगा सकते हैं। और उसके बाद में ये सब चीजें हो गई, सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, ये सिंस विदर्भ से है ये पूरा प्रोग्राम, कि वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के वातावरण में ये सब चीजों को कैसे ध्यान में रखें और कैसे हम मेंटेन करें, और क्या क्या उसके तरीके हो सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे स्टेप हम आपको प्रैक्टिकली और एक तरीके से आपको पूरा बताएंगे। तो उसको चालू करने के पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग सब एक पेन पेंसिल ले लीजिए, एक पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, और उसके अंदर में नोट डाउन करिए जो छोटे छोटे टिप्स हम देंगे, और उसको आप लिखिए। और जहां पर भी आपको ये कुछ चीजें नहीं आती है ध्यान में, या कुछ अगर लगता है कि कुछ इशू है, तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। और नहीं अगर समय मिलता है तो आप हमारा इंस्टाग्राम जो है और फेसबुक है, उसके ऊपर में भी आप मेक माई गार्डन मुंबई को फॉलो करके आप उसके ऊपर में आपकी क्यूरीज डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे साथ इस सफर में किचन गार्डनिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देने के लिए। शुरुआत करते हैं एक छोटे से वीडियो और उसके बाद एक पीपीटी। हेमंत, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्ले द वीडियो। हेमंत, म्यूजिक नहीं है। It's there, ma'am.
not able to hear. It's there, ma'am. Hemant, let's start PPT now. PPT. Yeah. तो आपने देखा कितना इस वीडियो के अंदर में लाइव लगता है कि एक्सरसाइज भी हो रही है, आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, आपको उसके साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। वो जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगते हैं उसके साथ साथ में आपके अपने प्यार बढ़ते जाता है। बच्चों के साथ काम करने से बच्चों के अंदर में एक अलग कल्चर डेवलप होता है। एक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में जब बच्चे काम करते हैं तो अपने आप में एक बंधन भी बनता है। तो देखिए हम इस पीपीटी में गार्डनिंग जो है, गार्डनिंग इस कला के अंदर में गार्डनिंग की इस कला के अंदर में जो छोटी छोटी सी बातें हैं, जो छोटी सी स्पेस है या बड़ी सी स्पेस है, उसको हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। आगे बढ़िए। हेमंत नेक्स्ट। या इसे हम बता सकते हैं कि विंडो गार्डनिंग। विंडो अगर किसी के पास में, हम अर्बन सिटीज में रहते हैं, जो काफी सारे बड़े शहरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो कई बार खिड़की बहुत छोटी सी होती है, बालकनी नहीं है या टेरेस नहीं है या सिर्फ किचन के सामने वाली खिड़की है, उसमें भी हम इस तरीके से हैंगिंग बास्केट्स लगा के हम एक अपना हर्ब्स वगैरह हम ग्रो कर सकते हैं और अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटल प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हेमंत। हेमंत, am I audible or not? Am I audible? Audible. Audible. Okay. या सो नेक्स्ट में आप स्लाइड में देख रहे हैं कि छोटी जगह अगर है, स्मॉल बालकनी स्पेसेस है, उसके अंदर में भी अलग अलग हैंगिंग बास्केट से लगा के, ग्रिल को थोड़ा मॉडिफाई करके भी आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं और उसी के साथ साथ आप बाकी जो आपके वेजी प्लांट्स है वो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हेमंत नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो बालकनी गार्डन के अंदर में अभी हम कहते हैं कि हम किचन गार्डन जब डेवलप करते हैं तो सिर्फ किचन गार्डन के साथ साथ मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि दोनों को मिक्स करिए। आप ऑर्नामेंटल और फ्लावरिंग प्लांट्स भी रखिए और साथ साथ में आप किचन गार्डन भी रखिए। दोनों चीजें मिक्स होने से दो चीजें होती हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, उससे हम बीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉलिनेशन के लिए काम करता है। और वेजी प्लांट्स जो होते हैं हर थोड़े समय में कभी जब उसका हार्वेस्टिंग खत्म हो जाता है तो डाउन लगने लगता है हमारा छोटा बालकनी स्पेस, टेरेस गार्डन या जो भी हमारी यूजेबल स्पेसेस होता है, सामने का आंगन, तो थोड़े ऑर्नामेंटल लगे रहते हैं तो वो हमेशा लाइव लगता है। फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल को आप इस तरीके से बालकनी को डेवलप कर सकते हैं अलग अलग स्टाइल से। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये है वर्टिकल गार्डन। ये वर्टिकल गार्डन अभी सब तरफ में काफी हो रहा है। तो वर्टिकल गार्डन के अंदर में भी बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस हो सकते हैं। हम अपने छोटे से अगर जगह है या एंट्रेंस है या बालकनी का बाहर का पार्ट है या हमारे इवन बंगलों के अंदर में घर में घुसने के पहले की सामने की दीवार है, तो उसके ऊपर में इस तरह के से अलग अलग तरह के छोटे छोटे लकड़ी के पॉट्स बना के या फिर सिंपल पॉट्स लटका करके दीवारों को बहुत सुंदर बनाया जा सकते हैं, जो कि काफी आप कह सकते हैं कि बहुत खर्चीला भी नहीं है और बहुत सुंदर तरीके से दिखने में भी बहुत सुंदर लग सकता है। और अपने आप में ये लाइव है, ये हाँ जान है, तो अपने आप में एक अलग खुशी महसूस होती है इस तरह की सुंदरता देख के। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेन
ये है रूफटॉप फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं कि आप अपने छत के ऊपर में, अभी सुंदर तरीके से माधुरी जी ने बताया भी कि उनकी छोटी सी छत है जिसके ऊपर में उन्होंने चालू किया है बहुत सारी चीजें लगाने की। ये अलग अलग ऑप्शन है जिसके अंदर में आप रूफटॉप फार्मिंग चालू कर सकते हैं और विदर्भ की क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं कि बीच के स्लाइड में एक शेडनेट जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, हरी शेडनेट लगाई हुई है जिससे धूप को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। आप साइड में देख रहे हैं कि बहुत सारी हरी सब्जियां वगैरह सब लगाए हुए हैं बेड्स के अंदर में। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह के बेड्स होते हैं। तो उससे आपका टेम्परेचर भी, जो नीचे के लेवल पे घर के अंदर में आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है। ये जो हरे बेड्स हैं ये प्राकृतिक तरीके से आपके पूरे हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो घर के अंदर आने वाली हीट को रिड्यूस भी करता है। आप तीसरी फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि कैसे एक सुंदर बैठने की जगह भी डेवलप की जा सकती है आपके खुद के स्पेस के अंदर में। नेक्स्ट स्लाइड। हेमंत, नेक्स्ट स्लाइड। ये हाइड्रोफोनिक गार्डनिंग, ये एक अभी नई तकनीक के साथ में ये सब तरफ में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके अपने घर के अंदर में सॉइललेस फार्मिंग जिसे कहते हैं, जो वाटर न्यूट्रिएंट से चलता है। हाइड्रो मीन्स पानी, और पानी के सिर्फ न्यूट्रिएंट से ये पाइप्स के ऊपर में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार करके इसमें लगे उतनी आप सब्जियां तैयार कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स, पालक हो गया, धनिया हो गया, मेथी हो गया, आप पत्ता गोभी से लगा के सारी सब्जियां इसके ऊपर में आप तैयार कर सकते हैं। इसका हम लाइव सेशन आपको दिखाएंगे, ये एक्चुअल साइट आपको दिखाएंगे कि कैसे ये एक घर के अंदर में लगाया हुआ है। कृष्णा आपको बताएंगे कि कैसे इसका काम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक तरफ आप वेजिटेबल फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं और एक तरफ ये थीम गार्डन भी तैयार कर सकते हैं। तो छोटे छोटे थीम गार्डन आपको अपने आप में एक सुंदर स्पेस बनने से अपने आप में एक बहुत अच्छा फीलिंग महसूस होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हेमंत। आपके अभी सब तरफ आपने देखा है कि लॉकडाउन के अंदर में भी सब तरफ यही हुआ है कि हमारे अंदर का इम्यून सिस्टम अगर बनाना है तो हमारे आसपास की हवा जो है वो प्रदूषण वाली है, उसको फ्री करने का है। प्रदूषण फ्री करने के लिए क्या तरीका है? एक ही प्राकृतिक तरीका है कि आप सबसे ज्यादा हरा करिए अपने आसपास के माहौल को, तो वही आपको एकदम फ्रेश एयर का देंगे। तो इस तरीके से आप ऑफिस के अंदर में भी सब्जियां, छोटे छोटे लीफी वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास वगैरह भी लगा सकते हैं, जो फ्रेश टी ले सकते हैं आप, और प्लस दूसरे भी ग्रीन्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखा आपने कि बहुत आसान सा है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है कि गार्डनिंग बोला तो अरे प्लांट्स हैं क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, इनको संभालना मुश्किल है, इनको पानी दो, इनको धूप में से हटाओ, छांव में रखो। ये सब चीजों की कुछ सिर्फ मन में, दिमाग में चलता है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आइए हम आपको आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और उसी के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि बजट क्या है, स्पेस, छोटी स्पेस में क्या लगाएं, बड़ी स्पेस में क्या लगाएं, किस तरह के कंटेनर इस्तेमाल करें, धूप किधर है, छांव किधर है, कौन से पौधे किधर रखें, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आइए चलते हैं हमारे इस सफर के अंदर में कि कुछ 5-6 स्टेप्स के ऊपर में ध्यान रखते हुए कि कभी भी गार्डन को चालू करने के पहले हमको हमारी एक छोटी सी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। क्या प्लानिंग है? फर्स्ट स्टेप प्लानिंग का ये है कि हमको हमारा एरिया किस तरफ में है, धूप के कौन से साइड में है, इस पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर है, दक्षिण की तरफ है। उत्तर की तरफ में धूप का हमारा जो तेज होता है वो कम होता है, तो वहां पर उस तरह के प्लांट सिलेक्ट करके लगाना चाहिए। और दक्षिण की तरफ में और पश्चिम की तरफ में धूप का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उस तरफ में उस तरह के प्लांट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है कि कैसी धूप आ रही है, कैसा उसका तेज है, कितनी हीट जनरेट हो रही है, कौन से मौसम में कितना हीट होगा, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स अगर हमने ध्यान में रखे तो प्लांट्स का सिलेक्शन, मैनेजमेंट बोलते हैं कि हमको कौन से पौधे लगाने वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपका प्लांट का सिलेक्शन हो गया। उसी के बेसिस पे कि भाई पौधा हमारा कितना बड़ा होगा,
पूरा बड़ा होने के बाद में, कि अगर हमने सोचिए अगर छोटी तुलसी लगाई हुई है तो उसके लिए बहुत बड़ा पॉट लेके फायदा नहीं है। कोई बहुत बड़ा हमको अनार का पेड़ लगाना है, जैसे अभी आपको माधुरी जी ने बताया कि मस्क मेलन लगाया हुआ है उन्होंने, पर वो अगर बहुत छोटे पॉट में लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो किस तरह का प्लांटर हमको सिलेक्ट करना है वो हमको ध्यान देना है, और क्या मटेरियल का प्लांटर रहेगा वो पता करेंगे। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। टूल्स हमको कौन कौन से इस्तेमाल करने चाहिए वो हम दिखाते हैं आपको अभी लाइव, और उसके बाद में आता है एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो बेंगलोर से हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे चेतना ने बहुत सुंदर तरीके से हर्ब्स और पूरे माइक्रोग्रीन्स लगाए हैं, वो आपको बताएंगी, और फिर हम बताएंगे मेंटेनेंस कैसे करते हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमको ध्यान में रखने चाहिए, गार्डनिंग चालू करने के पहले होने चाहिए हमारे पास में। तो अभी देखिए कि ये हमारे गार्डनिंग के कुछ छोटे छोटे चीजें। सबसे पहले होता है कि हमारा प्लांटर मतलब पॉट कौन सा लेना है। पॉट मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं। एक होते हैं मिट्टी के, जो हमको पहले से पता है, टेराकोटा जिसको बोलते हैं, ये सबसे सही होते हैं क्योंकि मिट्टी से बने, इको फ्रेंडली है, प्रकृति के साथ जाते हैं, प्लस इसके अंदर में जो है ये ठंडक बनी रहती है। विदर्भ में प्लास्टिक के बिल्कुल यूज ना करें, हमेशा कोशिश करें टेराकोटा या मिट्टी के प्लांटर यूज करने के लिए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर गर्मियों में मिट्टी का ही प्लांटर है जो सबसे सही रहेगा, कि उसके रूट्स को संभाल के रखेगा, गर्म नहीं करेगा, और ज्यादा बारिश या ज्यादा समय में इसको ब्रीथ भी कर सकता है और ठंडक बनाए रखेगा। तो मिट्टी के प्लांटर आप इस्तेमाल करिए। अंदर में डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो ये सिरामिक के अलग अलग टाइप के प्लांटर्स आते हैं, इसको सिरामिक के बोलते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आपको नीचे में थोड़ा सा जाना है तो ये सीमेंट के प्लांटर है, इसको आप बहुत सुंदर तरीके से इस तरीके से अलग अलग कलर पेंट कर सकते हैं। इवन इस तरह के सीमेंट प्लांटर है जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां के लिए ये जो कॉयर बास्केट होता है, ये नारियल के इससे बना होता है, ये विदर्भ में बहुत अच्छा जाता है क्योंकि इसमें पानी डालने के बाद में ये मॉइस्चर को पकड़ के रखता है। मॉइस्चर को मतलब इसमें पानी जो है रिटेन रहता है, तो पौधा जो है उसमें ठंडक बनाए रखता है। तो ये भी कॉयर बास्केट जो है ये इको फ्रेंडली है, जमीन में हमारे पर्यावरण के साथ जाते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वाकई में अगर बहुत वजन ज्यादा हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो आप इस तरीके के प्लास्टिक के प्लांटर्स आप सब तरफ मिलते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लकड़ी के भी प्लांटर्स होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये हो गया हमारे प्लांटर्स रिलेटेड। थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे रूफटॉप के लिए बताया था, तो रूफटॉप के अंदर में करने के लिए अगर टेरेस का वजन नहीं पता है कैसा है, क्योंकि बहुत भारी प्लांटर लगाने से टेरेस पे वजन हो सकता है, कैलकुलेटर नहीं है, तो इस तरह की बैग्स आती हैं, इसको बोलते हैं ग्रो बैग्स। ये ग्रो बैग्स आप लगा करके फ्रेम के साथ में ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ये देखिए, इस तरीके से इसके अंदर में ये ग्रो बैग के साथ में, और ये स्पेशली अगर स्क्विरल है, गिलहरी है, चूहा है, उससे बचाना है और धूप से भी थोड़ा बचाना है, तो इस तरह के नेट एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप तैयार कर सकते हैं। और ये पॉट्स वगैरह रखने के लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें। देखिए कैसा है कि छोटी छोटी चीजें अगर हो जाती है, अपने पास में रहती हैं, सहूलियत रहती है, तो गार्डनिंग करने का मजा ही अलग होता है। ये छोटी स्प्रे बॉटल्स न्यूट्रिएंट्स देने के लिए बहुत जरूरी है, इस तरह का जो है पानी देने के लिए, क्योंकि अगर हम पाइप से डायरेक्ट पानी डालते हैं या मग्गे से डालते हैं तो बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है। तो ज्यादा पानी होने से वही है कि हम बोलते हैं कि विदर्भ में पानी की कमी है, तो पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए पौधों को जितनी जरूरत है वो हम बताएंगे कितनी जरूरत होती है पौधों को। और इस तरह का एक पाइप को लगा करके स्प्रेयर लगा सकते हैं जो पानी को पूरा फैला सकता है। ये एक स्प्रेयर होते हैं। छोटे टूल्स हो सकते हैं, ये देखिए, ये मिट्टी को फोर्क बोलते हैं, इसको ये करने के लिए लगता है, मिट्टी को खोदने के लिए लगता है। ये इस तरह का टिलिंग होता है, मिट्टी टाइट हो जाती है तो इसको टिल करने के लिए लगता है। ये आपको कोई भी बीज भंडार या कोई भी गार्डनिंग स्टोर में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। इस तरह के ट्रॉवेल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी रस्सी होनी चाहिए हमारे पास में, क्योंकि जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो क्रीपर प्लांट होता है, लौकी होती है, करेला होता है, ककड़ी होता है, तो उसको बांध के ऊपर ले जाने के लिए लगता है। ये शेड नेट ये आपके लिए बहुत जरूरी है। विदर्भ में ये आपको सब तरफ दिखती भी है। अभी
माधुरी जी के टेरेस पे हमने देखा भी था, उन्होंने एक शेड नेट लगाया हुआ था। ये 50% धूप को कंट्रोल करती है। तो सिर्फ समर के एक 3 से 4 महीने का ही टाइम होता है जब हमको थोड़ा पौधों पे ध्यान रखना पड़ता है, तो ये शेड नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल बम्बू स्ट्रक्चर को बांध करके उस पे लगाया जा सकता है। पान हम लोग बहुत अच्छा लगता है पान खाने के लिए, पान को, लेकिन पान की बेल को बढ़ाने के लिए इस तरह के मॉस्टिक को लगा सकते हैं। अलग अलग बेलों को ऊपर उठाने के लिए मॉस्टिक है, इसको कॉयर स्टिक बोलते हैं, ये लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं रहा तो हमारे पास में बांस की छोटी छोटी डंडियां होती है, इनको लगा के भी उठाया जा सकता है। ज्यादा डिजाइनर में जाना है तो आप इस तरह के भी ट्रेलीज वगैरह ये बना करके इसके ऊपर बेल चढ़ा सकते हैं पूरी। ये तो हो गया हमारे छोटे चीजें। साथ में रखिए थोड़े से ग्लव्स रखिए, क्योंकि जब हम कांटों वाला काम करते हैं या कुछ काम करते हैं तब हमको ग्लव्स की जरूरत लग सकती है। ये हो गई हमारी चीजें। इसके साथ साथ अब हो गया है हमको ध्यान रखना है कि किस तरह के पॉटिंग मिक्स, मीडियम मतलब मट्टी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ हमको पता होना चाहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मट्टी किस तरह की हो सकती है। अभी पॉटिंग करने के लिए सबसे पहले होता है कि हम लोग जो है ज्यादातर ये लाल मिट्टी में लगा देते हैं। आपके इधर में काली या लाल मिट्टी मिलती है और उसी में सिर्फ लगाया जाता है, जो कि इस तरीके से सूख जाती है या तो लम्प फॉर्म होता है इसका। लेकिन अभी इसमें पानी का भी रिक्वायरमेंट ज्यादा लग जाता है कि अगर हम इसी को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो पानी बहुत लगता है। हमने इसके लिए एक और तरीका है कि आप मिट्टी, और ये है कोकोपीट। अब कोकोपीट क्या करता है, कोकोपीट अपने अंदर में देखिए करीबन 1 हफ्ता हुआ है हमने रखा हुआ है इसको, लेकिन इसके अंदर में अभी भी नमी बनी हुई है। ये कोकोपीट मट्टी, रेती, नीम खली, कैस्टर, ये अंदर के कीड़े निकालने के लिए, और वर्मी कंपोस्ट। ये हो गया वर्मी कंपोस्ट, मतलब गेंडूर की खाद। गेंडूर की खाद हम इस्तेमाल करते हैं, और ये सब को मिला करके जो है हमारा पॉटिंग मिक्स तैयार होता है। ये पॉटिंग मिक्स जो है, अब देखिए अगर सिर्फ मिट्टी में लगाते हैं तो इस तरह के गिठले बन जाते हैं, हार्ड हो जाता है। वही अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये देखिए पूरी खुली मिट्टी है, ये पॉटिंग मिक्स बोलते हैं। तो इसमें हमने कोकोपीट मिलाया है, वर्मी मिलाया है, सैंड मिलाया है, नीम खली मिलाया है, ये सब को मिला के बना है ये हमारा पॉटिंग मिक्स। और इसका एक 30% आप कोकोपीट डालिए तो ये क्या होगा, सॉइल को आपका लूज रखेगा और पानी की नमी को बना के रखेगा, पानी भी कम लगेगा। इसी के साथ साथ ये है सक्यूलेंट मिक्स, जो कि ये परलाइट्स मिक्स करके बनाया गया है। सक्यूलेंट मिक्स हमको हेल्प करता है कि आपको ये पता होगा कि छोटे छोटे सक्यूलेंट्स होते हैं, ऐसे कैक्टस होते हैं जिनको पानी कम लगता है 15-20 दिन में एक बार, ये डेकोरेटिव के लिए यूज होता है। इवन आपका एलोवेरा जो है वो भी एक तरह का यही है, सक्यूलेंट है, जिसको इस तरह के मिक्स में रखने से वो काफी अच्छा डेवलप रहता है। तो ये फेरी गार्डन्स वगैरह, तो ये चीजों के साथ साथ अब हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह के ऑर्गेनिक, और हमेशा ऑर्गेनिक यूज करना है, केमिकल यूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप खुद के घर के लिए बना रहे हैं और सब चीजें, तो हमें केमिकल का इस्तेमाल क्यों करना है, बाहर में तो ऑलरेडी केमिकल की चीजें आती हैं। हम किचन गार्डनिंग कर रहे हैं तो जैविक तरीके से ही करना है। जैविक तरीके से करने के लिए हमें कुछ खास चीजों की जरूरत है, वो है जैसे एनपीके। प्लांट ग्रोथ के लिए जब प्लांट अपना हम लगाते हैं तो उसके एनपीके, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। टी मीन्स फॉस्फोरस, के मतलब पोटेशियम। इन 3 चीजों का ध्यान में रखकर प्लांट की ग्रोथ पे डेवलपमेंट है। ये मैं आपको मेंटेनेंस का जो पार्ट आएगा कि कैसे संभालना है उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये कुछ ग्रो है, कंप्लीट ग्रो है, प्लांट ग्रोथ के लिए लगता है, ये उसके ब्लूमिंग के लिए लगता है, फ्लावरिंग के लिए। कुछ बीमारियों, जियोनिम ऑयल जो है ये लगता है हमको प्रिवेंटिव मेजर के लिए। करंजा ऑयल है, स्मूथ है, ये थोड़ी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन चीजों का हमारे पास रहने से जब हम बागवानी करना चालू करते हैं तो बेसिक चीजें हाथ में होने से मजा अलग ही आता है उसका। आपके यहाँ पे निकलने के बाद में
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वाटर स्पॉट करने के लिए। तो ये हो गई हमारे, नहीं वो बाद में दिखा देते हैं। हाँ, ये हो गई हमारे, जिसे आप और इस तरीके से अलग अलग स्टैंड्स लेकर आप लगा सकते हैं अपने छोटे से स्पेस के पर घर के अंदर लगाना है कि कम है इसको ये स्टैंड के अंदर में ग्रो लाइट और इसके अंदर तो आइए चलते हैं बेंगलोर चेतना के पास में। चेतना, ओवर टू यू। धन्यवाद मेघा। धन्यवाद मेघा, आप हमें सुन सकते हैं? विदर्भ महिला मंडल, धन्यवाद। और चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे गार्डन में ले चलती हूँ और आज मैं बताऊंगी आपको कि गार्डन में क्या क्या उगा सकते हैं और कैसे उगा सकते हैं। हम लोग माइक्रोग्रीन का डिटेल में और हर्ब का डिटेल में सीखेंगे आज। तो आजकल लॉकडाउन में बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे पास की जगह हरी भरी रखें। आजकल सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो नेसेसरी है कि हम लोग हमारी घर हरा भरा रखें ताकि हमारे लिए स्ट्रेस रिलीफ हो वो। और चलिए फिर अभी मैं बताती हूँ कि आपके पास अगर लाइट कम है और आप अगर घर पे वर्क फ्रॉम होम वर्क बना रहे हैं तो आप कौन से पौधे लगा सकते हैं। जब आपके पास लाइट कम हो तब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फूल आते नहीं है, उनकी जो पत्ते होते हैं वही पत्ते उनकी सुंदरता देती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एरोहेड सिंगोनियम है, ये है हार्ट लीफ प्लांट जो उसकी सीडम वैरायटी है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ये है पेप्रोमिया जिसके की पत्ते ग्रीन थिक है। और आप देख सकते हैं पिंक कलर के सिंगोनियम्स, और आप देख सकते हैं हार्ट लीफ जो मनी प्लांट है और फिलोडेंड्रॉन है। ये बहुत सुंदर ब्लशिंग फिलोडेंड्रॉन है और फर्न्स है। और जीजी प्लांट ये कि इंडोर में कम लाइट में उगा सकते हैं और सुंदरता भी देते हैं। और मेन चीज है कि ये एयर प्यूरिफायर है, तो अपनी सेहत बनाए रखते हैं और हवा भी शुद्ध करते हैं। आपके पास अगर विंडो सील है तो आप विंडो सील पे कोकेडमा बना सकते हैं, जो कि आप सिंगोनियम, पीस लिली, बॉस्टन फर्न ऐसे प्लांट से बना सकते हैं। कोकेडमा ये जापानीज तरीका है जिसमें कि प्लांट को मट्टी के बॉल में लगाया जाता है और बाजू में पूरा मॉस लगा के उसको सुतली से बांधा जाता है और हैंग किया जाता है। इसमें प्लांटर की जरूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं और तरीके हैं जो प्लांट्स आप यूज कर सकते हैं, वो है शेफलेरा रबर प्लांट। और इसके बाद आप जब गार्डन बना रहे हैं तो उसकी सुंदरता का भी ध्यान रखिए। गार्डन जब करते हैं तो उगाने के साथ साथ में ये चीजें रहने से गार्डन की सुंदरता बनाती है और आपको उससे आनंद भी मिलता है। जैसे आप वाटर बॉडी बना सकते हैं, आप बुद्धा लगा सकते हैं, कोई पाथवे बना सकते हैं, पेबल्स प्लेस कर सकते हैं। आपके पास हवा बहुत सुंदर है तो आप विंड टाइम भी लगा सकते हैं। और सोलर एनर्जी का उपयोग करना है तो आप बहुत सुंदर सोलर लैंप्स आजकल मिलते हैं, वो भी आप गार्डन में सोलर लैंप्स लगा सकते हैं। अभी गार्डनिंग करते वक्त हम लोग 4 चीजें उगा सकते हैं: फूल, सब्जियां, फ्रूट्स और हर्ब्स। और भी कई चीजें उगा सकते हैं। फूल का होना गार्डन में बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सुंदर पनीर रोज है, गुलकंद रोज है हमारे पास, और हमारे पास काफी तरह के जासमन और मेरीगोल्ड है। ये सब होने से आपके गार्डन को सुंदरता मिलती है, कलर तो मिलता ही है, बट इसके साथ साथ जो पॉलिनेशन बोलते हैं, जब आप सब्जियां उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, पॉलिनेशन बहुत जरूरी है गार्डन के लिए। और मधुमक्खी या बर्ड्स आने से, आपका पॉलिनेशन होने से
जो आपका यील्ड है, मतलब सब्जियां जो ज्यादा आती है, उनका फ्रूटिंग जो बोलते हैं वो ज्यादा फ्रूटिंग होता है। तो इसलिए आप अपने गार्डन में जब सब्जियां उगा रहे हैं, फ्रूट्स उगा रहे हैं, तो फूल लगाना मत भूलिए। फूल का एक फायदा आपके भगवान के लिए तो फूल है ही, तो बेनिफिट्स, दो बेनिफिट्स है। अब चलते हैं हमारे फ्रूट्स के पास। हम लोग घर में, गार्डन में, बालकनी में भी बहुत सारे फ्रूट्स लगा सकते हैं। 4 चीजों का ध्यान आपको फ्रूट्स लगाते वक्त देना बहुत जरूरी है। एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अनार का पौधा बहुत बड़ा हो चुका है, पारिजात है, अब ड्रमस्टिक है, यहाँ पे फिग मतलब अंजीर है, आंवला है। इनके लिए पहली चीज जरूरी है वो है बड़ा गमला। गमला जब हम लोग जमीन में लगाते हैं पेड़, तब उनको न्यूट्रिशन या उनको स्पेस ज्यादा मिलती है, तो रूट अच्छे से फैलते हैं। बट जब हम लोग घर पे लगाते हैं तो हमको ये जरूरी है कि हम लोग प्लांट का जो प्लांटर बोलते हैं उसका साइज जो बड़ा ले। फिर दूसरी चीज बहुत जरूरी है वो है ग्राफ्टेड प्लांट लेना। जब आप घर पे फ्रूट्स लगाते हैं, ग्राफ्टेड लीजिए। ग्राफ्टेड का मतलब है एक बड़ा पौधे पे दूसरा पौधा लगा के उसका ग्राफ्टिंग होता है। आप अगर घर पे गुठली खाते हैं आम की या अवाकाडो की, वो डाल दिया, तो वैसा प्लांट जब उगता है तो एक तो उसको बहुत बड़ी जगह लगती है, उसको 4 से 5 या 10 साल लगता है बड़ा होने में, और उसके बाद ही उसका फ्रूटिंग होता है ताकि फल मिलते हैं। बट ग्राफ्टेड में जैसे कि आप देख रहे हैं 10 फीट के उगने में ही आपको 5-5, 6-6 अनार बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मेघा ने बताया, पॉटिंग मिक्स। पॉटिंग मिक्स आप देख सकते हैं अच्छे से लूज होना चाहिए, उसको अच्छा सा एरिएशन होना चाहिए। उसमें जैसे कि बताया वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और खत, सैंड, कोकोपीट, सॉइल, ये सब का मिश्रण बराबर तरीके से होना चाहिए। चौथी चीज है बराबर टाइम पे बराबर पोषण। जब आपका फ्लावरिंग स्टेज में है तब आपको नाइट्रोजन देना है, उगने के टाइम पे आपको नाइट्रोजन देना है, फ्लावरिंग स्टेज पे आपको फास्फोरस और पोटेशियम देना है, और फल के टाइम पे आपको कैल्शियम और पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीजें लगती है। उसके अलावा कैल्शियम बोरॉन भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप घर में खुद ही कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और कंपोस्ट घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट जो आपका 3-4 महीने में तैयार होता है, रेगुलरली जब फ्रूटिंग स्टेज में है तो 15 से 20 दिन में आप दीजिए। इसके बाद चलते हैं हर्ब्स के सेक्शन में। मैं आपको पहले बताऊंगी कि कितने तरीके के हर्ब्स लगा सकते हैं घर में और क्या फायदे हैं, और उसके बाद उनको उगाया कैसे जाता है, कौन सी तरीके से कैसे उगाया जाता है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है लौंग तुलसी, यहाँ पे है पार्सली, यहाँ पे है पेपरमिंट, ये अपना नॉर्मल पुदीना है, ये स्पीयरमिंट है जो कि माउथ वॉश और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे इटालियन बेसिल है, ये थाइम है। थाइम सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और रिलैक्सिंग, और जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए उसका चाय पीने से बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इधर, जैसे कि पेपर्स भी बहुत बार चिली है, ये पेपर्स भी आजकल स्पाइसेस कैटेगरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ऊपर आप देख सकते हैं अजवाइन, खांसी, जुकाम, कोल्ड कफ और इम्यूनिटी के लिए भी अजवाइन बहुत अच्छा है। आप पकोड़े बना सकते हैं, पराठा में डाल सकते हैं। लेमन ग्रास जो कि हम लोग गप्पी चाह बोलते हैं, और इवन थाई कुजीन्स में लेमन ग्रास बहुत अच्छे से यूज होता है। आगे देखिए ऊपर, यहाँ पे इंसुलिन प्लांट है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और आपका शुगर कंट्रोल में रखता है। तो इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ कुछ और एक्सोटिक हर्ब्स के पास। ये तो हमारा रेगुलर तुलसी है। तुलसी के अलावा आप देखेंगे इधर है ऑल स्पाइस। ऑल स्पाइस की खासियत यह है कि उसका अरोमा बहुत सुंदर है। उसमें है लौंग और सिनेमन, दालचीनी, पेपर, काली मिर्च और नटमेग, इन सब का मिश्रण है उनका। ये आप बिरयानी में, चाय में सब जगह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बुश पेपर जो घर में ही काली मिर्च आप उगा सकते हैं। आप इतनी सारी आपने ऑलरेडी देख लिए कि हर्ब्स एंड स्पाइसेस घर में इतनी सी छोटी जगह में बालकनी में उगा सकते हैं।
अब देखते हैं उनमें उगाना कैसा है। आइए फ्रेंड्स। तो अभी हर्ब सेक्शन में जैसे कि मैंने बताया, ये रोजमेरी है, ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। रोजमेरी ये उगाना है आपको, तो उसके लिए वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, 3 से 4 घंटे का धूप होना चाहिए, और रोजमेरी बेटर है कि आप सीड से उगाएं। जब आप हर्ब्स उगाते हैं, ध्यान में रखिए कि कौन से हर्ब सीड से उगाने चाहिए, कौन से कटिंग से आते हैं, और कौन से प्रोपोगेशन, पानी प्रोपोगेशन या सॉइल प्रोपोगेशन से होते हैं। अभी हम देखेंगे इनके सारे तरीके। अभी हम लेंगे सबसे पहला और आसान है अजवाइन। अजवाइन का आप कट करिए, जो कि आप 8 से 10 इंच का अजवाइन का स्टेम कट करिए। ये जब ये अजवाइन के साथ आप ये तरीका आप पुदीना के साथ, मिंट के साथ, बेसिल के साथ और सेज के साथ 6-7 चीजों के साथ में आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। जब आप एक 6 से 8 इंच का कटिंग लेते हैं, देखिए कि डंडी जो है कटिंग की वो अच्छी से स्ट्रांग हो। उसके जो पत्ते हैं, एक्स्ट्रा वाले जो सारे पत्ते हैं, वो आप पत्ते निकाल दीजिए, उनको आप कट कर लीजिए, ताकि जो एनर्जी है आपके कटिंग की, वो कटिंग की एनर्जी आपकी रूटिंग में जाए, मतलब कि उसका रूट बढ़ाने में उसका एनर्जी पूरी जाए। एक बार आपका ऐसे कटिंग तैयार है, ये देखिए कि उसमें नोड्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें 1-2 नोड्स है, क्योंकि ये नोड से ही रूट डेवलप होता है। अभी आप उसको 45 डिग्री एंगल पे ऐसे कट करिए, और कट करने के बाद आप इसको वाटर प्रोपोगेशन और सॉइल प्रोपोगेशन दोनों मेथड से ग्रो कर सकते हैं। सॉइल मेथड के लिए इसमें मैंने, जैसे मेघा ने बताया, पॉटिंग मिक्स लिया है, आधा पॉटिंग मिक्स और आधा मैंने कोकोपीट लिया है। क्यों लिया है कोकोपीट? एक तो वो लूज रहता है अच्छे से, और मॉइस्चर इनिशियली जब आपको कटिंग लगाना है, जब स्टार्टिंग में जब वो रूट डेवलप होता है, तब उसमें रूट को डेवलप होने के लिए मॉइस्चर जो बोलते हैं, नमी जो बोलते हैं, वो मेंटेन, मतलब उसमें रहनी चाहिए 8 से 10 दिन नमी। तो इसलिए पॉटिंग मिक्स में के साथ में कोकोपीट जरूरी है यूज करना। अभी ये कटिंग को आप हनी और सिनामन मतलब दालचीनी पाउडर है, और ये अपना शहद है, इन दोनों को आपने अच्छे से मिलाना है, क्योंकि ये रूटिंग एक नेचुरल और ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन है। इससे आपने टिप पे ऐसे मिक्स कर लिया है हनी सिनेमन को, और आपकी कटिंग जो सॉइल है उसमें आपने उसको अंदर घुसा देना है। ध्यान से घुसाइए ताकि ये टूटे नहीं, उसको दबा दीजिए और पानी डाल के उसको मॉइस्ट रखिए। ये एक तरीका हो गया। अभी वही कटिंग मैंने आपको पानी में प्रोपोगेट किया है, आप देख सकते हैं इसमें कि कितनी सुंदर तरीके से ये 10 दिन हो गया है, और आप उसके रूट्स देख सकते हैं। इधर देखिए क्लोजअप कि आपको अभी पानी में प्रोपोगेशन में वही कटिंग मैंने पानी में रखा है 8 दिन, और उसके रूट्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप वैसे ही रूट्स में लेमन ग्रास, ये सेज है, पुदीना है, लेमन बाम है, ये सारे आप ऐसे पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और कटिंग से कर सकते हैं। अभी इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि थाइम, रोजमेरी आप सीड से करिए। आपके पेड़ के जब सीड्स हैं, ये देखिए ये सीड्स है, इनको आप 2-3 सीड्स को लीजिए। आपको सीड्स को एक आधा इंच का ही होल क्रिएट करना है, उसमें सीड्स ड्रॉप करके उसको कवर करना है और पानी मॉइस्ट रखना है। उसको गीला ना रखिए, उसको उसमें नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, पर गीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्लांट सड़ सकता है। और याद रखिए कि आपका ड्रेनेज होल जो पॉट लगाए हैं उनमें होल बराबर है, ताकि पानी डालने पर वो पानी पूरा निकल जाए। अभी आप अगर हर्ब्स ग्रो कर रहे हैं, तो जब आप हर्ब्स में देखते हैं कि ये तूरे जो बोलते हैं, जैसे तुलसी में है, बेसिल में है, काफी सारे इसमें तूरे ऐसे आते हैं। ये फ्लावरिंग जो आता है तो प्लांट का ग्रोथ जो है वो कम कर देता है, उसको बुशियर कम बनाता है। तो इसको रेगुलर आपको कट करके प्रून करना है। ये सेम कपूर तुलसी है, और इधर भी देखिए कपूर तुलसी, ये कितना बुशियर है क्योंकि इसका प्रूनिंग हो चुका है, इसका प्रूनिंग बाकी था। तो प्रूनिंग करने से, जो कि कट करने से आपके हर्ब्स अच्छे से बढ़ते हैं। और ये है अभी कुछ एग्जाम्पल।
यहाँ पे ये पुदीना कट करके सॉइल में ग्रो किया था, देखिए कितना सुंदर तरीके से बढ़ रहा है अभी। ये मैंने सीड से बेसिल उगाया है, तो ये अभी 4-5 इंच हो गया है। जब ये बेसिल 5-6 इंच का होता है तब आप ध्यान रखिए कि इसको अभी बड़ा पॉट की जरूरत है, और आप ऐसे टेराकोटा पॉट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं ताकि ये बेसिल की ग्रोथ अच्छी हो और ये प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा बन सके। काफी लोग पूछते हैं सेलेरी और पार्सली। ये सेलेरी है जो मार्केट में हमको सेलेरी मिलता है, उसको एक नोड होता है ऐसे, वो नोड जो बोलते हैं मतलब रूट होता है, रूट के नोड पे ऊपर आप उसको चॉप कर दें। ऊपर का जब सेलेरी यूज करके हो चुका है, ये रूट नोड है, उसको पानी में जैसे हमने बताया 10 दिन रखिए। जब आपको ये शूट्स दिखना चालू होता है, ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्ते जो आ रहे हैं ऊपर, वो आने चालू हो जाते हैं, और नीचे रूट सिस्टम मतलब कि जड़ें पैदा हो जाती है, तब आपको इसको ऐसे पॉट में लगा के ग्रो करना है। ध्यान रखिए कि उनको वेल ड्रेन होना चाहिए, जबकि ऊपर का सॉइल जैसे कि आपने अगर उंगली अंदर डाली 1 से 1.5 इंच, जब आपकी ये उंगली, अभी आप देख रहे हैं कि इसको सॉइल चिपकी भी आई है उंगली को, ये जब उंगली को सॉइल चिपकी भी ना आए तब आपका ये टॉप सॉइल 1.5 इंच से 2 इंच सूखा है, तभी आपको हर्ब्स को पानी डालना है। ज्यादा पानी डालने से हर्ब्स मुरझा जाते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। दूसरा अभी बताती हूँ कि जिंजर, इम्यूनिटी के लिए जिंजर बहुत जरूरी है, और आप जानते ही हैं कि हमारे इंडियन खाने में, भारतीय खाने में जिंजर कितना उपयोगी है। तो जिंजर को पानी में ऐसे भिगा के रखिए, में इसको याद रखिए कि ऐसे नोड्स हो, इधर से जब नोड्स डेवलप हो जाए तो आपको जिंजर ऐसे पॉट में लगाना है, और ये देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से जिंजर उग रहा है। और जिंजर के पत्तों में आप खाना भी पका सकते हैं, आपके मोमोज बना सकते हैं, और जिंजर आप जब 4 से 6 महीने में जिंजर तैयार हो जाए तो वो घर के लिए यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम माइक्रो ग्रीन्स की तरफ। जाने के पहले मैं आपको एक काढ़ा का रेसिपी दूंगी जो कि हम लॉकडाउन में लास्ट 3 महीने से रोज यूज कर रहे हैं, और हमारी सुबह की चाय ऐसे ही बनती है। तो ये है अजवाइन, ये है बेसिल, ये है पुदीना, ये है मिंट, और ये है लेमन ग्रास, जैसे कि मैंने बताया इंसुलिन पत्ता, ये है ऑल स्पाइस, ये अपनी रेगुलर तुलसी है, कपूर तुलसी, और ये है लौंग तुलसी। इसके साथ है सिनेमन, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, और इलायची। ये सभी का मिश्रण करके हम लोग एक डिकॉक्शन तैयार करते हैं, जो कि आप डिकॉक्शन हनी के साथ भी पी सकते हैं, या आप हमारी तरह है जो सुबह की चाय पसंद करते हैं दूध वाली, तो आप ये दूध वाली चाय भी बना के पी सकते हैं। दोस्तों, ये अगर आप रोज यूज करेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम और आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो हार्मोन्स जो आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं वो वापस बैलेंस में आएंगे। और अभी चलते हैं हम माइक्रोग्रीन्स की तरफ। दोस्तों, ये है हमारे माइक्रोग्रीन्स। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने राई से उगाया है माइक्रोग्रीन्स। ये है व्हीट ग्रास, ये 1 हफ्ता पुराना है, और आप देख सकते हैं ये जो है ये 2 हफ्ता पुराना है, और ये है राई। तो इनको लगाते कैसे हैं, और ये है चना। चना आप देख सकते हैं वाटर मेथड से, इसमें पानी में जैसे हाइड्रोपोनिक मेथड बोलते हैं, तो उसमें हमने उगाया है चना का। माइक्रोग्रीन्स का बेनिफिट ये है कि इनमें 40% ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल ग्रीन्स में और हम लोग सब्जियों में देखते हैं उनसे 40 गुना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो एनर्जी बूस्टिंग है और जो थकावट होता है वो सब आपका चला जाता है और आपकी सेहत बनी रहती है। आइए अभी मैं एक एक तरीके से बताऊंगी आपको कि एक एक चीज लगाते कैसे हैं और क्या मेथड है। पहले तो आप उगाने के लिए जैसे मैंने ट्रेज यूज किए हैं वैसे बड़े ट्रेज यूज कर सकते हैं। और ये ट्रेज आप देखिए माइक्रोग्रीन्स के रेडीमेड ट्रे मिलते हैं, इनको सबको अच्छे से होल होता है, आप ये यूज कर सकते हैं। या आपके पास ये ट्रेज नहीं है तो आप घर पे जो आपके टूगो बॉक्सेस हैं वो टूगो बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि टूगो बॉक्सेस में आपने बराबर से 1 2 3 4 5 6 7 8
ऐसे ही छोटे से बॉक्स में 6 बाय 4 के बॉक्स में छेद किए हैं छोटे, ताकि वो पानी अच्छे से ड्रेन हो और उनको एरिएशन अच्छा मिले। अभी उगाने के लिए जैसे हमने देखा कि ये प्लेट्स में हम लोग कोकोपीट भरते हैं। कोकोपीट आपका नमी होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ताकि आप जब करें तो वो हाथ को चिपकता है, उसमें नमी अच्छे से बनी रहनी चाहिए, बट इसमें वो गीलापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपके सीड्स सड़ सकते हैं। अभी देखिए कि कौन से तरीके से कैसे। जब आप मेथी उगाते हैं, चना उगाते हैं, ये चने मैंने 1 दिन पहले भिगाए हैं, अभी इनको मैंने कवर करके रखा है, 1 दिन और एक रखूंगी ताकि इनको मोड़ आए। ये मैंने आपको बताने के लिए रखा है, इनको मोड़ अभी आज 1 दिन में आएंगे। ये जो है मेथी, इनको ऑलरेडी मोड़ आ चुकी है। तो चने लेग्यूम्स जो बोलते हैं हम लोग, उसल टाइप्स में जो लेग्यूम्स होते हैं, उनको आप मोड़ आने दीजिए और फिर लगाइए। मैं लगाने का तरीका बताने वाली हूँ। फिर आप जो व्हीट ग्रास लगाते हैं, व्हीट ग्रास को आप 1 दिन पूरा रात से दूसरे दिन भिगाइए, पानी पूरा निकाल दीजिए, और व्हीट ग्रास को भी भिगोना पड़ता है। आप अगर राई रागी यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आप धनिया यूज करें तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं अभी लगाते कैसे हैं। जैसे मैंने बताया, मेथी के लिए मोड़ आया, जब आपका मोड़ आया है उसको आप ऐसे कोकोपीट के लेयर पे खुला करके अच्छे से फैला दीजिए। ये आप माइक्रोग्रीन्स के लिए कर रहे हैं। जब आप मेथी सब्जी करके लगा रहे तो उनका स्पेसिंग बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये माइक्रोग्रीन्स के लिए स्पेसिंग नजदीक होना चाहिए। जबकि जब आपका ये ऐसे पूरा फैल जाए तो आप कोकोपीट का एक पतला सा लेयर ऊपर डाल दीजिए ताकि वो ढक जाए। पतला थोड़े अगर आपको दिख रहे हैं तो चलेगा, बट उनका लेयर पतला होना चाहिए, ना कि मोटा होना चाहिए, ताकि वो जो उसके मोड़ या ग्रीन्स जो कैटेडिलॉन बोलते हैं वो जल्दी से ऊपर आना चालू हो। ऐसे करके आप उनको पूरा ढक दीजिए। सिमिलरली ये मतलब ये आपका जो गेहूं है, गेहूं को भी आपको ऐसे ही नजदीक, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, पर एक पतला लेयर गेहूं का जैसे आप देख रहे हैं, ये ऐसे पतला लेयर गेहूं का आपको डालना है। वो डालने के बाद आप वापस एक बार उस पे कोकोपीट का पतला लेयर डाल दीजिए। और ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, आपको अभी भी गेहूं दिख रहा है यहाँ पे, और ये गेहूं से उनकी मोड़ आना चालू हो गया है। जब ये इतना बड़ा होता है और बाई सेक्शन, जब वो गेहूं के दानों को, ग्रीन्स को ऐसा बाई सेक्शन आता है, जैसे हम लोग दुर्वा चढ़ाते हैं भगवान गणपति को, तो वैसे दुर्वा जैसे जब उनको मोड़ आने ऊपर चालू होते हैं, वो टाइम पे आपको माइक्रोग्रीन्स को कट करना है और व्हीट ग्रास के लिए यूज करना है। ये चना हमने, जैसे ये चना है, जैसे हमने अभी मेथी भिगाया है, वैसा ही चना डाल के आप ये मट्टी में भी चने उगा सकते हैं। ये चना मेथड मट्टी से है और ये वाटर मेथड से है। अभी इनको हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ये आप उसको कढ़ी में, पकोड़े में, सब्जी में नॉर्मल तरीके से सब जगह से यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टिश्यू मेथड। टिश्यू मेथड हम लोग किस लिए यूज करते हैं? टिश्यू मेथड हम लोग यूज करते हैं जबकि रागी जैसे है और राई है, जैसे कि छोटे दाने वाले जो बीज होते हैं जिनका माइक्रोग्रीन्स अमरंथ है, वैसे चीजों के लिए हम लोग टिश्यू पेपर मेथड यूज करते हैं। ये है डबल टिश्यू पेपर, जो किचन टॉवेल बोलते हैं हम लोग, वो लिया है। इसको अच्छे से गीला किया है, आप देखिए अच्छे से गीला किया है। या आपका गीला नहीं हो तो आप उसको स्प्रे से गीला करिए। आपका गीला होने के बाद आप ये राई लीजिए और राई को ऐसे फैला दीजिए। अभी आपका जो दूसरा टिश्यू पेपर था पतला वाला, ये देखिए पतला लेयर, आपको 1 दिन तक आपको इसको ढक के रखना है। जब आपका 1 दिन के बाद में थोड़ा सा उसमें व्हाइट दाने दिखने चालू होंगे, मोड़ आने चालू होंगे, तब आपको ये व्हाइट का लेयर ऐसे खोल देना है ताकि वो राई आपकी
माइक्रोग्रीन्स में तैयार होने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये टिश्यू पेपर, ये देखिए ये रूट्स डेवलप, और ये टिश्यू पेपर के इस पे इनको हमेशा आप देखिए कि ये मॉइस्ट रहे, हम उनको गीला नहीं और मॉइस्ट रहना चाहिए। और रोज उसको 3 से 4 घंटा सुबह की धूप, जो कि कड़क धूप नहीं है, उसको माइल्ड धूप जो बोलते हैं, जिससे कि आपके माइक्रोग्रीन्स जलेंगे नहीं, पर उनको जितनी धूप और गर्मी महसूस होनी चाहिए वो उनको मिले। और आपके माइक्रोग्रीन्स को आप इस तरह पानी दे सकते हैं। रोज आपको उनको मॉइस्ट रखने के लिए अच्छे से, जब तक आपका कोकोपीट अच्छा सा गीला नहीं होता है तब तक आपको उनको मॉइस्ट रखना है। ये देखिए ये आप गीलापन देख सकते हैं। तो सुबह शाम माइक्रोग्रीन्स को आपको पानी देना पड़ता है। बारिश के सीजन में अगर उनमें नमी ज्यादा है तो कम दीजिए। इस प्रकार आप घर पे आपके माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं, जो आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हमने देखा अभी कि हम लोग घर में हर्ब्स, माइक्रोग्रीन, सब्जियां उगा सकते हैं कंटेनर, पॉट में या प्लेट्स में। अब देखते हैं हम लोग नए तरीके से, नई टेक्निक जो हाइड्रोपोनिक है, उससे हम लोग सब्जियां बहुत बड़े स्केल पे कैसे उगा सकते हैं, घर पे भी उगा सकते हैं। ये हमको बताएंगे कृष्णा काबरा। ओवर टू यू कृष्णा। बहुत सुंदर तरीके से बताया है आपने। निधि लाहौटी को अनम्यूट कीजिए। अगर ऑप्शन दिया गया कि विदाउट मिट्टी में हाथ डाले हुए अगर आप आपके घर में आपका पालक, मेथी, कोथमीर अगर उगा सकते हो तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो हम जरूर लगाएंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ एक नई टेक्नोलॉजी जो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया में बहुत मैच्योर है एंड अब इंडिया में भी आ चुकी है, वो है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी में हम विदाउट सॉइल पूरा फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे ये हो सकता है। ये आपके घर में भी पॉसिबल है। एक सिंपल सा टेक्नोलॉजी है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल है। मींस आपको एक क्वेश्चन होगा कि विदाउट मिट्टी, विदाउट सॉइल कैसे उग सकता है। तो हमें हमारे प्लांट को चाहिए, क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? एक तो सनलाइट, दूसरा है वाटर और तीसरा न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट वो लेते हैं जमीन के अंदर से, और अगर न्यूट्रिएंट हम उन्हें पानी के थ्रू एक ऑटोमेटेड सिस्टम में दे तो ऑटोमेटिकली उनका सब रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में यूज होती है। तो इस हाइड्रोपोनिक टेक्निक से आप इवन मच बेटर क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस कर सकते हो, कंप्लीटली ऑर्गेनिक, वाटर कम लगता है, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो हम देखेंगे ये यहाँ हमने 3 महीने पहले ये लगाया था और बेसिल है और डेली हार्वेस्ट करते हैं, फिर भी ये 3 महीने से चला आ रहा है। उसके बाद में ये है लाल मठ, लेट्यूस, यहाँ पालक लगा हुआ है और फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें है, ये एक फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। इसमें 30 सेकंड में एवरी 30 मिनट्स 30 सेकंड इसको ये फुल्ली कंप्लीटली ऑर्गेनिक वे से हमने ग्रो किया है। तो देखिए ये यहाँ पे इसमें वाटर टैंक है। वाटर टैंक एवरी ऑटोमेटिकली पानी देता है, न्यूट्रिएंट देता है
एंड उसका ग्रोथ अच्छे से होता है। तो ये एस्थेटिकली आप आपके कोई भी वॉल छोटे से जगह में एक हाइड्रोपोनिक वॉल क्रिएट कर सकते हो और आपका खुद का प्रोड्यूस जो भी लीफी वेजिटेबल है, पालक, कोथिंबीर, मेथी, बेसिल लेके जा सकते हो। सो यहाँ से आप हार्वेस्ट कीजिए और नेक्स्ट 5 मिनट में आप अगर इसको कुक करते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू 100% मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर से कुछ परचेस करते हो, लेते हो, तो वो नेक्स्ट डे आपको मिलता है, तो आपका 40-50% न्यूट्रिएंट तो चला ही जाता है। तो ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम वो एंगल से बहुत ही एक अच्छा टेक्नोलॉजी है एंड हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अभी एक और सिंपल मुझे क्वेश्चन आता है ऑलवेज कि ये बहुत एक्सपेंसिव है क्या? तो ये बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप पेस्टिसाइड का जो वेजिटेबल खाते हो उससे कैंसर होता है, और वो जो मेडिकल बिल के सामने ये बहुत ही सिंपल और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आपका छोटा सा वॉल भी है जहां अगर सनलाइट नहीं भी आता है तो आप ग्रो लाइट लगा के ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये तो अब हम चलते हैं निधि, जो एक बहुत पैशनेट गार्डनर है। वो खुद की सब सब्जी अपने बालकनी में ग्रो करती है। तो मैं निधि से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको बताएं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि हूँ और मैं मेरे गार्डन में बाकी सारे प्लांट्स के बारे में आपको बताऊँ। यहाँ पे एक छोटा सा आया है, हमने थोड़े टाइम पहले ही हार्वेस्ट कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंगन बहुत सारे आते हैं, अभी भी 3-4 लगे हुए हैं। तो बैंगन की सब्जी हम बहुत रेगुलरली खा लेते हैं। तो ये जो है मेक माई गार्डन का कंप्लीट ग्रो, ये हम सॉइल में यूज करते हैं, तो इससे पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और ये है कंप्लीट ब्लूम, ये हम शूट पे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपके घर पे कोई पेस्ट या इंसेक्ट्स आते, कीड़े मकोड़े अगर आते होंगे, तो उसके लिए हम जियोनीम यूज कर लेते हैं। तो इतना ही न्यूट्रिशन हम यूज करते हैं। अभी आगे आप देख सकते हैं ये एक चीकू का पेड़ है, इसमें बहुत सारे बर्ड्स लगे हैं और थोड़े टाइम में इसके फ्रूट्स भी आ जाएंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कैप्सिकम, शिमला मिर्च। और ये जो नेक्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं वो सारे हैं क्रीपर्स। इसमें हम लगा सकते हैं ककड़ी, करेला और लौकी, ये सारी चीजें लगा सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं करेला। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ऑटोमेटेड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पानी भी ऑटोमेटेड है, ये आप देख सकते हैं। इरिगेशन सिस्टम हमने लगा दिया है, तो टाइम टू टाइम पूरा पानी इसको मिल जाता है। न्यूट्रिशन हमें हफ्ते में बस एक बार देना होता है, तो मेंटेनेंस बहुत कम है। और ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, तो हम लोग ऊपर से घर पे उगाते हैं, तो टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस आता है। हम लोग इमीडिएटली यूज कर सकते हैं। आगे जाके आप ये देख सकते हैं, ये कड़ी पत्ता है, थाई कड़ी पत्ता, नया वैरायटी है ये हिबिस्कस का प्लांट है। यहाँ से हम फ्लावर्स अपने मंदिर में यूज करते हैं। और ये है लेमन ग्रास, जो जिसकी हम चाय बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें घर पे क्यों उगाना चाहिए? तो इसके 3 मेन रीजंस है। पहली बात, जैसे कृष्णा अंकल ने आपको बताया कि जैसे मार्केट से लेके आप घर आते हो तो वो मार्केट में पहुंचने को भी 1-2 दिन लग जाते, तो प्लांट हार्वेस्ट करने के बाद आपके घर तक पहुंचने में 2-3 दिन हो ही जाते हैं। तो उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन डिप्लीट हो जाता है। हर घंटे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन डिप्लीट होते जाते हैं। तो इसीलिए घर पे उगाएंगे और इमीडिएटली यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात है हाइजीन, हार्वेस्ट कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ये जो हाइजीन का मेंटेनेंस बराबर से नहीं होता है, तो इससे हमें और बीमारियां हो सकती है। और तीसरा सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। तो न्यूट्रिशन की तो बात ही नहीं, क्योंकि हम ज्यादा टॉक्सिन खा रहे हैं। तो इसीलिए घर पे उगाएंगे तो बेटर होगा। तो इसीलिए हमने ये देखा होम गार्डन जो पूरा ऑर्गेनिक है, हम घर पे उगाते हैं, मैक्सिमम न्यूट्रिशन है और टेस्ट भी बहुत बेटर है। थैंक यू एंड ओवर टू मेघा आंटी।
थैंक यू निधि, थैंक यू कृष्णा एंड थैंक यू चेतना। बहुत सुंदर। अभी आप लोगों ने सबने देखा कि हाइड्रोफोनिक एक जो ये टेक्निक है, ये कितने सुंदर तरीके से आप विदर्भ के लिए भी बहुत अच्छी है कि आप अपने घर के अंदर में जहाँ पे थोड़ा शेड है वहाँ पे लगा करके यूज कर सकते हैं। काफी बार काफी पूछेंगे कि इसमें तो पानी से ही है, तो पानी की बहुत लगता होगा। पानी एक्चुअली रोटेट हो रहा है उसके अंदर में, आपको न्यूट्रिएंट्स डालने हैं। तो एक तो वो चीज हो गई है। विदर्भ के अंदर में जो टेम्परेचर से इशू है, और जो मैंने पहले भी बताया था कि मटेरियल जो पॉटिंग मिक्स जो है वो कोकोपीट वगैरह इस्तेमाल करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मट्टी के इस्तेमाल करने से। दूसरी चीज है कि ड्रिप इरिगेशन ये बहुत जरूरी है, वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आ गया हम कि हमको मेंटेनेंस कैसे करना, लगा तो सब कुछ लिया है पर इसको मेंटेन कैसे करना है। तो सिंपल से कुछ स्टेप्स हैं, वो आप ध्यान में रखिए। जब भी आप किचन गार्डन लगा लिए हैं, कोई भी तरह की बागवानी करना चाहते हैं, तो रोज सुबह उठ के एक बार इनको निहार लेना पड़ता है प्लांट्स को। कि जैसे अभी हम ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो सुबह उठ के अपना या फिर कभी भी दिन में एक बार रोज थोड़ा समय निकाल करके प्लांट्स की कंडीशन को देख लीजिए कि कहीं में किसी में कोई पत्ता पीला पड़ गया है तो इसको निकाल दीजिए। कहीं पे अगर कोई पेस्ट है या कुछ है या कहीं फूल आ रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि पत्ते पीले वाले ऐसे क्यों निकाल देने चाहिए। इधर से देखिए, यहाँ पे वीड्स लग रहे हैं, तो वीड्स ये जरूर निकाल दीजिए। ये सब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट कंडीशन देखने के बाद में हमको पता चलता है, ये निकालने से इनके ऊपर में जो एनर्जी जा रही है वो न जाते हुए जो हम न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं सब चीजें वो हरे पत्ते और उनकी ग्रोथ पे जाए। तो प्लांट कंडीशंस देख लिए हैं। प्लांट कंडीशन देखने के बाद में मैं मेरे साथ में रिनिशा जो मेरी कलीग है, मैं उनको बोलती हूँ कि वो आपको दिखाते जाएंगे और मैं बताते जाती हूँ कि कैसे करना है इसको। तो प्लांट कंडीशंस देखने के बाद में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पत्ते जो भी सूखे पत्ते हैं वो निकाल दिए हैं। जो ये देखिए, अभी हम इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं। ये फूल सूख रहे हैं, ये फूल है या मिर्ची के पौधे जो सूख गई हैं, इनको कट करके निकालना जरूरी है। अभी हम सोचते हैं कि नहीं, फूलों को काटो मत, फूलों को ये नहीं करो, पर इनको लगे रहने देंगे तो ये पूरी एनर्जी जो है प्लांट्स की इसके अंदर जा रही है। पत्ते जो सूख रहे हैं वो उसमें जा रहे हैं, इनको कट करना जरूरी है। इसीलिए, और जब हम कट करेंगे तो इसके यहाँ से और ब्रांचेस निकलेगी और फूल लगेंगे, और जो भी खराब पत्ते हो गए, जो खत्म हो रहे हैं पत्ते, उनको भी हमको निकाल देना जरूरी है। साइड बाय साइड जो वीड्स निकालने के लिए मैंने बताया था वो भी आपको निकाल देना है। ये देखिए, अभी इसी के साथ साथ ये देखते जाना है कि प्लांट्स में सॉइल की कंडीशन कैसी है, कि सॉइल बहुत कड़क तो नहीं है, बहुत लूज तो होनी चाहिए, सो दैट जब सॉइल अच्छी हिलने जैसी रहेगी तो नीचे तक हवा जाती रहती है। तो इसको थोड़ा सा लूजनिंग कर देते हैं ताकि रूट्स को भी हवा लगती है। लेकिन अगर सॉइल बहुत ज्यादा कड़क है तो उसको लूज करना पड़ता है। ये देखिए, इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट बताया था हमने, पिन, टिलिंग पिन, इसको इस्तेमाल करके सॉइल को लूज किया जा सकता है। प्लस ये भी साइड बाय साइड देख ले रहा है कि अभी देखिए इसके अंदर में पानी काफी है, इसके अंदर में मॉइस्चर रिटेंड है। पानी रोज की रोज कई बार देने की जरूरत नहीं है। जिन पौधों में फूल वाले हैं या सब्जी वाले हैं उसके अंदर में पानी की कंडीशन देखकर देना चाहिए। जनरली हम ऐसा, ये इतना भीगा हुआ है फिर भी हम इसके ऊपर से रोज ये देखिए, ये अच्छा भीगा हुआ है, फिर भी हम सुबह सुबह आके इसके ऊपर में बहुत सारा पानी देके चले जाते हैं। ये जो है अभी हल्दी लगाई हुई है, इस हल्दी अंदर लगाई हुई है, तो अभी इसमें अच्छा मॉइस्चर है, इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। तो ये देखना चाहिए हमने कि अगर उंगली भीग रही है तो मॉइस्चर पानी देने की जरूरत नहीं है। अभी साइड बाय साइड कौन से कोई पेस्ट मतलब कोई कीड़ा लगा है क्या, तो ये देखिए इस तरीके से ये चूइंग पेस्ट मतलब कोई कीड़ा कैटरपिलर जैसा होता है, वो ये पत्तों को खा रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसको हमको अभी दवाई देने का समय आया है। एक तरह कुछ एक दो कैटरपिलर है तो अच्छी बात है, वो होने भी चाहिए, वो बटरफ्लाई बनते हैं, वही हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बट बहुत ज्यादा कैटरपिलर हो गया है तो पत्तों को खा रहे हैं, तो हमको एक तो पत्ते निकाल सकते हैं या ढूंढ, अगर कैटरपिलर मिल रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं तो इसके साथ साथ में यहाँ पर हम जो एक सकिंग पेस्ट के लिए तो हमारे पास में स्मूथ है, जो आप काफी बार देखते होंगे कि पौधों के ऊपर में सफेद सफेद सा कुछ लग गया है तो दवाइयां डालनी चाहिए। ये जैसे स्मूथ है,
ये डाल देना चाहिए। और आंसर गोल्ड जैसे थ्रिप्स वगैरह हो गया है, पत्ते मुड़ रहे हैं, कोई तरह की बीमारी है, ये पूरे जैविक है, पूरे ऑर्गेनिक है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको आवाज आ रही है हमारी या डिस्टर्बेंस है? आ रही है आ रही है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, पीछे अजान चालू हो गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। आप अभी जियोनीम करके जो ऑयल है, ये बाहर में आपने काफी जगह पे नीम ऑयल देखा होगा, लेकिन बाहर को ऑयल जब हम नीम ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोप मिलाना पड़ता है, क्योंकि पानी में तेल घुलता नहीं है। लेकिन ये जियोनीम जो है, ये फुल्ली एक्टिवेटेड नीम ऑयल है। इस पर 5 ml हर 15 दिन में इस्तेमाल करिए। पानी में पूरा घुल जाता है, डिस्पोजेबल पूरा हो जाता है, क्योंकि फुल एक्टिवेटेड है। इसको हम बाकी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसके साथ में हर 15 दिन में अगर हम ये नीम ऑयल देते हैं तो ये 2 फायदे करते हैं। एक तो ये प्रिवेंशन करता है कोई भी बीमारी आने से। अभी सब्जियां लगाई हैं, फूल लगाई हैं, तो हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। अगर उनकी हेल्दी रखना है तो ये 5 ml 1 लीटर पानी में डालने से और रेगुलरली मैनेजमेंट करने से 15-15 दिन में देने से ये एक तो बीमारियां नहीं आएंगी, दूसरा है इसकी जो चमक है उसको भी बरकरार रखेगा। अभी इसके साथ साथ में प्लांट के न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन सही वक्त पे सही टाइम से मिलता है तो ही प्लांट की ग्रोथ और उसके फ्लावरिंग में असर होता है। तो ये जो ग्रो है, इसके अंदर में आप देख रहे हैं ये ग्रो है, ये ब्लूम है। जैसे चेतना ने भी बताया था कि प्लांट ग्रोथ के लिए NPK मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 चीजों की हमको बहुत जरूरत होती है। जब रूट्स के लेवल पे प्लांट है, जब हमने सीड्स लगाए हैं, उस टाइम पे हमको N की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है। उसके बाद में जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, पौधा बढ़ने लगता है, तब हमको फास्फोरस की जरूरत है उसके लीव्स को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए। और जब वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, मतलब अब देखिए फूलों के स्टेज पे आ गया और इस पे, तब हमको इसकी पोटेशियम की जरूरत होती है। अभी ये कैसे हम प्रोवाइड करें? बहुत सारे दादी माँ के भी नुस्खे हैं जो कि आप लोगों ने इस लॉकडाउन में सुने भी होंगे, अलग अलग घर के नुस्खे। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये ऑर्गेनिक रेडीमेड कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट नजर आते हैं। तो ग्रो जो है ये आप इसमें नीचे में डालिए प्लांट के ग्रोथ के लिए, और ब्लूम जैसे ही फ्लावरिंग आ जाएगा तब उस टाइम पे आप इसको स्प्रे करिए, बॉटल में डाल करके थोड़ा सा और नीम ऑयल के साथ में डालिए। और टाइम टू टाइम हर 15 दिन में कुछ वर्मी कंपोस्ट जो है वो हल्का सा स्प्रे करिए, क्योंकि तभी कंडीशनिंग होगी सॉइल की। तो वो ये छोटी सी चीजें हम अगर बिल्कुल अपने मैनेजमेंट के साथ में रखें, प्लांट मैनेजमेंट में, कि हर 15 दिन में हमको ये करना है और हर हफ्ते का मेरे को ये मैनेज करना है, तो इस तरीके के सुंदर फ्लावरिंग स्टेज आती है। तो जब हम प्लांट कंडीशन देखें तो कई बार हमने देखा है कि प्लांट जो है अभी ये देखिए ये नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इसको ये सपोर्ट पे लेने की जरूरत है। तो इस तरह से इसको सपोर्ट देके इसको उठाना चाहिए और बांध देना चाहिए। या इस तरीके से ये देखिए ये फ्लावरिंग के लिए इस तरह के लकड़ी के सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट से भी दिया जा सकता है। ये हमने करेला लगाया हुआ है, तो ये देखिए कि किस तरीके से पॉट के अंदर में ये सीड्स लगाए थे 2, तो उसके साथ में इस तरीके से सिंपल 3 लकड़ियों के ऊपर में वायर लगा करके आप सपोर्ट दे सकते हैं इसको। तो ये सपोर्ट देने से प्लांट झुकता नहीं है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसको अच्छा, ये देखने के बाद में अभी आपने ये देखिए ये पूरा की पूरा ये प्लांट बड़ा हो रहा है अब, लेकिन इसको जरूरत है इसके पत्ते पीले कि इसका पॉट साइज छोटा हो रहा है, तो इसके पॉट को हमको बड़े इसमें चेंज करना है। कोशिश करना चाहिए कि हमेशा प्लांट जो है सीड्स जब हम सीडलिंग लगाते हैं उसको उसके राइट साइज, जब वो बड़ा हो जाएगा उस साइज के पॉट में ही डालें तो सही होता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि हम एक प्लांट लगा करके दिखाते हैं, ये सारे सीडलिंग्स हैं। तो ये भिंडी का प्लांट है, ये सीडलिंग है, ये हम निकाल रहे हैं। अभी सीडलिंग किस साइज के पॉट में लगाना है, तो ये देखिए ये पॉट में सीडलिंग तैयार करके ये भिंडी का पौधा तैयार हुआ है, ये भिंडी लगी हुई है और ये पॉट का साइज है। तो इस तरीके से पॉट कंटेनर गार्डनिंग की जा सकती है। तो ये मिट्टी का पॉट है, क्योंकि विदर्भ में हैं आप, तो ये मिट्टी का पॉट बहुत सही रहेगा। इसके अंदर में हमको तैयारी करनी है, तो करने के लिए
थोड़े से ड्रेनेज है। अभी देखिए इसके अंदर में छेद होना बहुत जरूरी है पॉट के अंदर में, आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी यहाँ रुका रह जाएगा उसी से रूट्स खराब हो जाएंगे। तो ड्रेनेज सही रहने के लिए इस तरीके से पॉट के अंदर में, मट्टी के पॉट के अंदर में थोड़े से हमको गिट्टी डाल देनी चाहिए, ताकि मट्टी पूरी होल में बैठे नहीं और वो अटका ना दे, और मट्टी भी उसके साथ बहे नहीं। मट्टी को बहने से भी रोकेगा और प्लस उसके न्यूट्रिएंट्स भी बहने से रोकेगा। तो इस तरीके से हमने उसके अंदर में डाल दिया, और बचा हुआ सारा पॉटिंग मिक्स अब हम उसके अंदर में डालेंगे। वो वहां पर एक और है पॉट, तो ये मट्टी के इसमें हम लगा करके मैंने शुरुआत से ही इसके लिए बड़ा पॉट ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियों में आप हमेशा ध्यान में रखिए, बार बार रीपॉटिंग करने से उनके रूट्स हिल जाते हैं, हिलने से उनको तकलीफ हो सकती है, शॉक लगता है। तो इसीलिए शुरुआत से हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जिस पॉट में सही साइज है प्लांट का वो इस्तेमाल करें, पॉट का इस्तेमाल करें। एक और चीज है कि विदर्भ में जब गर्मियों का समय आता है तो बहुत तेज धूप होती है, तो आपके पास में जब हमने बताया कि बड़ा बड़ा रूफटॉप पे आप बड़े पॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मल्चिंग का काम कर सकते हैं। मल्चिंग का मतलब होता है कि ये जो सूखी पत्तियां होती है, ये देखिए ये सूखी पत्तियां हैं, जो कि आप बड़ा पॉट ऐसा रहता है उसके आसपास में मट्टी के ऊपर में डाल सकते हैं मल्चिंग, सूखी पत्तियों को। मल्चिंग करने से ये होगा कि धूप डायरेक्टली मट्टी पे नहीं गिरेगी और उसके रूट्स को बचा के रखेगी, और अंदर का पानी मॉइस्चर भी रिटेन करेगा, एकदम से इवेपोरेट नहीं होगा। पानी देने का भी समय 2 टाइम रखिए गर्मियों के समय में। एक होता है एकदम सुबह में धूप बहुत तेज होने के पहले, मतलब 10-9 बजे के पहले करिए पानी, और शाम को 5-6 बजे के बाद करिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बाकी हमारे मुंबई में तो बहुत ज्यादा तेज धूप नहीं होती, तो हम पूरा टाइम कभी दे सकते हैं, लेकिन वहां पर तकलीफ ये होती है कि धूप तेज होने से जो ऊपर में लेट पानी डालेंगे तो वो अपने आप में क्रिस्टल जैसे हो जाते हैं, और वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह धूप को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हीट और पत्तों पे डायरेक्टली जो पास में पत्ते हैं रूट से उसके ऊपर में ज्यादा गिरती है, तो गर्मी हो सकती है, और प्लस पानी जल्दी उड़ भी जाता है, इवेपोरेट भी हो जाता है। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि सुबह के वक्त करें या फिर शाम के वक्त में पानी डालें, और न्यूट्रिएंट्स भी पानी डालने के बाद में डालें ताकि वो बह न जाए। ये देखिए अभी इसके अंदर में हमने ये लगा दिया है। अभी हम मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं, थोड़े डाले हैं, क्योंकि प्लांट अभी छोटा है, अभी इतने के लिए काफी है। और जब ये लगा दिया है, आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे से कीड़े, हम इनको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि अर्थवर्म वगैरह है। ये गेंडूर है, ये हेल्प करता है, ये देखिए ये हेल्प करता है प्लांट के ग्रोथ के लिए, ये खाद को बनाने के लिए। तो इस तरह से करने के बाद में अभी मिट्टी अच्छी गीली है, तो हम इसको पानी भी नहीं डाल रहे हैं, इतनी मिट्टी गीली बहुत है। ज्यादा पानी डालने से रूट्स खराब होते हैं, प्लांट्स उससे मर जाते हैं ओवर पानी से। गर्मियों के लिए आप ये डालिए, बट अभी वैसे जरूरत नहीं है इसको, जब बहुत तेज धूप है तब आप डाल सकते हैं। तो गर्मियों में पानी बचाने के लिए ये कुछ नुस्खे हैं, वो आप संभालिए। कोकोपीट का इस्तेमाल करिए, और पानी देते वक्त वो स्प्रे बॉटल, ये देखिए नोजल से पानी थोड़ा सा स्प्रे करने से, हल्का हल्का स्प्रे करना बहुत होता है। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सारा पाइप लेते हैं, ये देखिए ये इसको मिस्ट स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से, और ये पत्तों के ऊपर में भी, तो पूरे पत्तों पे भी जाता है। हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े पाइप से बहुत एकदम जोर जोर से पानी डालते हैं, उससे क्या होता है, एक तो मिट्टी उठ के बाहर गिरती है, नहीं तो नीचे से भी स्प्रेड आउट होती है, और पानी भी वेस्ट होता है, नीचे से भरपूर पानी होता है, ड्रिपिंग ट्रे में जमा हो जाता है, उसमें फिर मच्छर मक्खियां आने लगते हैं। अगर साफ सुथरा रखेंगे हम गार्डन, तो कभी भी मच्छर मक्खियां नहीं आएंगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो हमको ध्यान रखना है। न्यूट्रिएंट्स देना है, टाइमली बायोपेस्टिसाइड जैसे ज्यूनिम वगैरह वो देना है, पानी का ध्यान रखना है। ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बागवानी में बहुत मजा आएगा और ग्रीनरी ज्यादा अच्छी नजर आएगी।
अभी इसके अलावा समय ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ओवर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि हाँ, तो आपको अगर कोई प्रश्न है, आपके अंदर कुछ और पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, या फिर आप हमारे इसको वीडियो को मेरे ऊपर तो चैट बॉक्स में आप प्रश्न डालिए, या फिर अगर आज नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे इंस्टा साइट जो है मेक माई गार्डन मुंबई, उसके ऊपर में भी आप हमको क्वेश्चंस डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं। आप हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए, 7506-554-664। फिर से कहती हूँ 7506 यस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विदर्भ संगठन, महिला संगठन, श्वेता जी, आपके कोई प्रश्न है या कुछ है तो हम समय है अगर तो जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी चैट बॉक्स में आ चुके हैं, आपके चैट बॉक्स में क्वेश्चन। हाँ मयूर, आप है कोई प्रश्न, समय है तो आप पूछ सकते हैं, हम जवाब दे सकते हैं। एकदम कुछ प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न आपके लिए मेगा कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में एक बार क्लियरिटी दीजिए कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको कैसी करनी है। हाँ जी, देखिए रोज जो है, रोज का एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रहता है, जिसके अंदर में क्या क्या चीजें चाहिए। न्यूट्रिएंट मतलब क्या? न्यूट्रिएंट मतलब NPK, बट दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन चीजें कहाँ से मिल सकती है हमें? तो इन तीन चीजों के ऊपर में, जैसे मैंने बताया कि जब प्लांट सीडलिंग छोटा है तब उसको हमको एक न्यूट्रिशन देना है, नाइट्रोजन की जरूरत है। उसके लिए हमने जो तैयार किया हुआ है, ये हमारा कंप्लीट एक पैकेज है, कंप्लीट ग्रो करके, जिसके अंदर में सब का ध्यान रखा गया। तो उस टाइम पे उसको स्प्रे करना है, हर हफ्ते याद कर हमको ग्रोथ देना ही देना है प्लांट्स के अच्छे के लिए। और जैसे ही उनका फ्रूटिंग और ब्लूमिंग स्टेज आ जाता है, ब्लूमिंग मतलब उनका फूल का, बड का आने का लग रहा है कि अब समय आ गया है, उस टाइम, या फिर बड नहीं आ रहे हैं, जैसे ही पेड़ बड़ा हो गया है, तब भी हमको ब्लूम का स्प्रे करना चालू कर देना चाहिए। तो अपने आप उसके ऊपर में बड आने लग जाएंगे। जितने भी सब्जियां हैं, सबको फूल की जरूरत है, तो एक थोड़े से जैसे वो 8-10 इंच के हो जाते हैं, उसके बाद से हम ब्लूमिंग का चालू करते हैं, जो कि हमको पोटेशियम से मिलता है, तो वो करते हैं। तो और हर 15 दिन में उसको करना चाहिए। तो ये दो चीजें, और उसके साथ साथ में नीम ऑयल जो है वो मिक्स करके डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेगा के लिए है, काफी लोगों को सीड्स कहाँ मिलेंगे या ये प्लांट हम कहाँ से लगाए, तो एक जनरल आइडिया आप दे सकते हैं कि जो है, आप कोई भी नर्सरीज पे अगर नहीं है तो आप बीज भंडार जो होते हैं वहाँ, या फिर आप अमेज़न अगर आपको, या फिर आप कोई भी जनरली बीज भंडार से अच्छे से आपको सीड्स मिल जाएंगे। हम नर्सरी भी रखते हैं, जैसे हमारी नर्सरी में तो सभी तरह के सीड्स रहते हैं, तो आप हमारी नर्सरी से ले सकते हैं अगर आप मुंबई या आसपास में हैं, और नहीं तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। और प्लांट्स जब भी परचेज करते हैं प्लांट, Yes, we lost you, Megha. Hello. So next question, I guess last question for Chetna. So ये जो पानी में कैसा लगाया जा रहा है माइक्रोग्रीन्स, उसके बारे में फिर से एक बार बताइए। तो पानी में लगाना है आपको, तो आपके जो चने हैं या आपकी मेथी है, जो भी आपका जो लेग्यूम्स है, उनको आप अच्छे से भिगोइए रात भर, फिर उनको निकाल के उनको ऐसे डब्बे में ढक के रखिए। जैसे हम लोग नॉर्मली हमारी उसल बनाने के लिए मोड़ आने देते हैं, वैसे उनको मोड़ आने दीजिए। एक बार उनको मोड़ आ जाएंगे, फिर आप एक ऐसी छन्नी लीजिए, जिसको जो आपकी प्लास्टिक की छन्नी रहती है, आप देखिए, जो आपकी प्लास्टिक की छन्नी है वो आप लीजिए, ऐसे देखिए छन्नी,
और उसको आप ये जो आपके मोड़ आए हुए चने हैं या जो भी आप लगा रहे हैं लेग्यूम्स, वो आप ऐसे अंदर पूरी तरह फैला दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि मैंने फैला दिए हैं, ये देखिए चने। और फिर इनको आपको एक नीचे पानी का टब लेना है। आपका बकेट लीजिए, टब लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए। उसमें आपको ऐसे पानी भरना है। पहले जब तक आपके रूट्स लंबे नहीं है तब तक पानी आप इधर ऊपर तक भरिए, ताकि आपके जस्ट वो मोड़ आए हुए रूट जो है उनको नीचे जाके वो पानी में जा सके और पानी पकड़ के रूट्स बढ़ना चालू हो सके और ऊपर आपका पौधा भी बढ़ना चालू हो सके। और फिर बाद में आप उनको पानी में रखिए। ये पानी आपको हर 2 या 3 दिन में बदलना है। याद रखिए, आपको ये 2 या 3 दिन में पानी बदलना है। और ये ध्यान रखिए कि उसको रोज 3 या 4 घंटे की धूप मिलती है। अभी आपकी जैसे आपकी 6-7 इंच हो गए तो आप इसको 2 या 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोग्रीन्स को 2 या 3 बार हार्वेस्ट करने के बाद आप नए माइक्रोग्रीन्स लगाइए, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बाद में कम हो जाता है और वो ज्यादा फाइबरस होते हैं, ताकि फिर एक बार उनका कंज्यूम होने के बाद वापस उनका कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो आप वापस नए चने या नया लेग्यूम्स जो भी है आपके मोड़ आए हुए वो आप वापस पानी में लगा सकते हैं। थैंक यू चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ओनली। समवन इज आस्किंग, उनका वेजिटेबल्स है, वो वेजिटेबल ज्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं और जल्दी शेड हो जाते हैं वो। अच्छा, तो वेजिटेबल्स का ये है, मैं आपको एक मेरे चिली प्लांट के पास लेके चलती हूँ। बहुत बार आप जब सब्जियां लगाते हैं, गमले का ध्यान रखिए कि गमला बड़ा हो। ये 12 इंच का गमला है, 10 से 12 इंच का। एक प्लांट, एक पौधे में, एक पॉट में एक ही प्लांट लगाए, 1 से 2, क्योंकि उनकी रूट्स को फैलने के लिए जगह चाहिए। अगर वो फूल आने चालू हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फूल आना चालू हुआ है, तो हर 15 दिन में उसको आप खाद डालिए। हम लोग यहाँ पे ब्लूम और ग्रो ब्लूम यूज करते हैं, जिसमें सारे एनपीके के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बोरॉन और कैल्शियम होता है, जो कि 2 इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी है ताकि आपके फूल गिरे नहीं और वो फल में पकड़ जाएं। सब्जियां गिरने का दूसरा रीजन ये भी है कि उनको पॉलिनेशन या हनी बीज जो होते हैं वो मिलते नहीं है। तो एक मेल फीमेल फ्लावर रहता है, एक फीमेल फ्लावर रहता है। आप एक ब्रश लीजिए और मेल फ्लावर से उसके जो पोलन्स बोलते हैं वो पोलन्स को आप लेके आप आपके फीमेल फ्लावर पे डालिए, ताकि वो फ्रूट का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो। इसके अलावा आपका पानी जरूरी है और प्रूनिंग आपकी सब्जियों का, जैसे आप अगर टमाटर लगाते हैं, टमाटर के जो बड़े बड़े पत्ते रहते हैं नीचे, उनको आप कट करिए। चिलीज को भी जैसे पहले बार जब फ्लावरिंग आना चालू होता है, पहले चिली के पौधे को कट करिए, ताकि एनर्जी वो बुशी होने में और फ्लावर ग्रो होने में जाए। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली आपके पौधों को मेंटेन करिए, सपोर्ट करिए, उनको खाद बराबर से डालिए और इसके अलावा उनका प्रूनिंग करिए। थैंक यू। ओवर टू यू मेगा। मेगा, क्लोजिंग सेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जरूर लग रहा है कि आपका ये पूरा देखने के बाद में सभी को इच्छा जरूर हुई होगी कि अब हम शुरुआत करें। और आपकी कोई भी तकलीफ हो या कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज है, जैसे मैंने कहा कि आप जरूर हमारे इंस्टा साइट पे फॉलो करें। ये 1 घंटे का समय काफी कम होता है बहुत सारी चीजें बताने के लिए। हमने एक छोटा छोटा सबको पकड़ा है, लेकिन आप हमारे इंस्टा साइट पे या हमको व्हाट्सएप करेंगे तो हमारे रेगुलर वर्कशॉप्स होते रहते हैं एक एक टॉपिक को लेकर, तो हम आप उसको लिंक भेज सकते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विदर्भ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जानकारी दी आपने, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। हम विदर्भ वासियों को बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुषमा जी, धन्यवाद के लिए। अब मैं ग्राम विकास तथा राष्ट्रीय आपदा निवारण समिति संयोजिका आशा जी मुंदड़ा से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे सभी
मार्गदर्शकों का आभार प्रदर्शित करें। आशा जी मुंदड़ा। आशा जी, आशा जी को को होस्ट बनाए थे क्या इन लोगों ने? को होस्ट बने हुए है वो। तब तक आशा जी जुड़ते। आशा जी है, को होस्ट भी बने हुए हैं और अनम्यूट भी है। हेलो हेलो हाँ बोलिए आशा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे हेलो बोलिए आशा भाभी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ आपके दिख रहे हैं मुझे। आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। जय महेश। विदर्भ प्रादेशिक महिला संगठन की ओर से मैं आशा मुंदड़ा आप सभी को सादर नमन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में मुझे आभार की कड़ी सौंपी है। आज के मेक माय गार्डन वेबिनार में श्रीमती मेघा जी लड्ढा सरकार पधारी। उन्होंने अपना अमूल्य समय और मार्गदर्शन किया। प्रदेश की ओर से मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। श्रीमती चेतना जी भुतड़ा ने भी अपना समय देकर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। श्री कृष्णा जी काबरा पधारे, अपना अनमोल समय निकाला, हमें बहुत सुंदर बढ़िया मार्गदर्शन किया। मैं प्रदेश की ओर से उनका बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मानती हूँ। इस से वेबिनार में युवा संगठन विदर्भ प्रदेश के अध्यक्ष श्री हिमांशु जी चांडक, सचिव श्री प्रवीण जी कलंत्री ने अपना समय दिया, योगदान दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विदर्भ प्रदेश की सहसचिवा श्रीमती कल्पना जी भुतड़ा के सहयोग से आज का वेबिनार सफलता के शिखर पर पहुंचा। प्रदेश की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विदर्भ प्रदेश के अध्यक्षा भारती जी एवं सचिव सुषमा जी को भी ग्राम विकास की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी स्नेही स्वजन एवं स्नेही बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय दिया वो इस प्रोग्राम को सफल किया। पुनश्च श्रीमती चेतना जी, श्रीमती मेघा जी, श्री कृष्णा जी, आपने आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय महेश। सुषमा, आवाज आई क्या? आई ना? पर चित्र दिखाई नहीं, मैं बहुत हाँ, उन्होंने स्पॉटलाइट नहीं किया इसलिए गड़बड़ हो गई। स्पॉटलाइट नहीं किया, पर जहाँ से आवाज आती है वहाँ से हो जाता है। ओके, कल 28 के प्रोग्राम्स के बारे में बता दें हम सभी अपनी बहनों को। 28 आप लोग इतने दिनों से 2 तारीख से आज 26 तक लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे, इसलिए आप सभी के लिए 28 को तीज के उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि 28 को आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी रात को 8:30 बजे। एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं पर्व और सांस्कृतिक समिति। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी जुड़िएगा और उस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का लुत्फ उठाइएगा। धन्यवाद। जय महेश। जय महेश। राष्ट्रगान, हाँ, नेशनल एंथम लगाते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चंचल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। चलो हो गया, लीव कर दे। ओके तो एक बार उनको धन्यवाद दे देते हैं। बहुत सुंदर। कृष्णा जी, कृष्णा जी दिख नहीं रहे। लोग सब चले गए, कोई नहीं है पार्टिसिपेंट्स में उनके। ओके देन लीव कीजिए। कृष्णा अपन लगा सकते वीडियो पर, आपको तैयार होके बैठना पड़ता है। ये नीले साड़ी वाली है ना, ये आपको लिखी है कल्पना बुट्टड़। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कल्पना जी, हेमा। हाँ अरे हेमा भेजी नहीं तू फोटोज? हाँ मैं ना आज भेजती। हाँ आज भेजूंगी। ठीक है ठीक है। बहुत ही अच्छी हुई मीटिंग। अच्छा हुआ ना? चलो हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा हुआ। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ लाएंगे बोलो वो क्या करते, जो अड़ना ज्यादा है ना उनको कहते। Should I end the meeting, sir? Okay, sir. Oh, thank you. हाँ सर।